गुड इवनिंग बच्चा लोग। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग बच्चा लोग। आई होप वी आर लाइव बेटा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए, तो आज वाइब्रेशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एंड प्रोबेबली टुडे इन दिस लेक्चर ओनली वी विल एंटर इनटू द फोर्स्ड वाइब्रेशन, जिसके लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है। फोर्स्ड वाइब्रेशन आखिर क्या होता है? अच्छा, एक चीज और बता दो सब लोग। अरे यार, आज तो गेट का रिजल्ट आ गया भाई। कोई ऐसा है जिसने गेट का पेपर दिया था इस बार? कुछ 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 सक्सेस मिली थोड़ी बहुत? आप में से कितने लोगों ने गेट का पेपर दिया था? जस्ट फॉर द प्रैक्टिस सेक। सिलेक्शन हुआ? कट ऑफ निकला? अभी तो स्टार्टिंग में ट्रैफिक रहेगा बेटा कुछ देर के लिए। स्टार्टिंग में तो रहेगा। आज है ना, हमारे पास रिजल्ट अभी कल तक पहुंचेंगे। बहुत सारे बच्चे अभी यही बोल रहे हैं कि सर अभी हम देख ही नहीं पाए हैं खुद का रिजल्ट। अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, होता है। पहली बार तो बच्चे कई बार गेट का एग्जाम बस दे देते हैं कि ठीक है कोई तैयारी वैयारी नहीं है, बट दे के देखते हैं आखिर पेपर कैसा आता है, क्या माहौल रहता है ना। कोई तैयारी भी नहीं की होती खास, कोई उम्मीदें भी नहीं, बस गए थे पेपर देने। कई बार तो बच्चे सिर्फ मैथ्स और एप्टी के भरोसे चले जाते हैं पेपर देने। लकीली निकल गया तो निकल गया। अच्छा, गेट के पेपर की इंपॉर्टेंस एक चीज शायद आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। जो लोग आईआईटी से बीटेक कर रहे हैं उनको मालूम है। आईआईटी से एक चीज होती है जिसको आप लोग बोलते हैं, अगर कोई बच्चा डुअल डिग्री कर रहा है, डुअल डिग्री जो 5 साल का कोर्स होता है, बीटेक प्लस एमटेक, ये करके आप लोग निकलते हैं 5 साल में। तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि अगर हम एमटेक करने जाते हैं तो कुछ स्टाइपेंड ऑफर करती है गवर्नमेंट, है ना। हमारे टाइम पे 8,000 रुपये ऑफर करते थे, अभी शायद 12,400 समथिंग रुपए है। तो जब बच्चा बीटेक के 4 साल कंप्लीट कर लेता है ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 4 साल कंप्लीट होने के बाद जो 5वां साल है जिसमें आप एक्चुअली मास्टर्स वाले कोर्सेज पढ़ रहे होते हो, एमटेक का प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, तो इस 5th ईयर में आप भी उस स्टाइपेंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन इसके लिए शर्त वही है, आप भले ही पढ़ाई आईआईटी से कर रहे हो लेकिन आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो भी बच्चे, लगभग सारे ही बच्चे जो लोग डुअल डिग्री करते हैं ना, वो गेट का एग्जाम सिर्फ इसलिए तो देते ही हैं कि हमको स्टाइपेंड मिल जाए 1 साल के लिए। और बहुत अच्छी रैंक आ गई। मेरे साथ काफी सारे बच्चे थे ऐसे आईआईटी मुंबई में जो डुअल डिग्री के स्टूडेंट थे और गेट के बीटेक के साथ में ही, है ना, रैंक ऑल इंडिया रैंक 2 आई थी। अभी वो ओएनजीसी में काम कर रहे हैं। तो होता है गेट के पेपर का इंपॉर्टेंस हर जगह, मतलब जितना किसी एक छोटे से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे के लिए गेट का इंपॉर्टेंस है, उसको उसके लिए तो ये एक रिलीजन की तरह हो गया कि नहीं नहीं हमको तो करना ही, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, हमारे यहाँ तो कंपनियां आती नहीं प्लेसमेंट के लिए। और हम जब अपने कॉलेज का मार्कशीट दिखाएंगे किसी को कि कहाँ से बीटेक किया है, तो हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अच्छा ये राम चमेली चड्ढा इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है। सर बरेली में। बरेली कहाँ है सर? यूपी में। यूपी कहाँ पड़ता है सर? वो बिहार के बॉर्डर में है ना जो। तो या तो हम एमटेक में जो पढ़े थे, देखो बेकार कभी कुछ नहीं जाता है बेटा, बेकार कभी कुछ नहीं जाता है। डिजाइन रिलेटेड सब्जेक्ट्स हमने पढ़ रखे थे, और डिजाइन रिलेटेड सब्जेक्ट्स ही हम लोगों ने, मतलब मैंने पर्सनली एज अ करियर ऑप्शन चुन रखा है टीचिंग के लिए। और यस, होता है कई बार, अगर आप देखोगे तो कोई, है ना, यही एग्जाम, यही पढ़ाई करने के बाद अगर सिविल सर्विसेज क्रैक कर लो तो फिर आप पूछोगे कि सर अरे क्या ही पढ़ाई पढ़ी थी और क्या बन गए हैं। बहुत बाद में आप लोगों को ये समझ में आता है। शुरुआत में तो समझ ही नहीं आता है कि हम क्या करना चाहते हैं, बस हम बस करे जा रहे हैं। ठीक है।
अरे बहुत लोगों को बीटेक के फोर्थ ईयर में ये समझ में आता है कि यार बीटेक हम करना थोड़ी चाहते थे, कर लिया फैमिली प्रेशर में, मोहल्ले के सभी लोग कर रहे थे, या फिर ट्वेल्थ के बाद कोई दूसरा अच्छा करियर ऑप्शन था ही नहीं। ट्वेल्थ में हम, आप देखो ना हिंदुस्तान में लोग कैसे करियर ऑप्शन चूज करते हैं। हिंदुस्तान में लोग ये बोलते हैं कि अगर बच्चा पढ़ने में होशियार है तो टेंथ के बाद उसको मैथ्स दिला दो। सिंपल सी बात, अगर आप होशियार हैं तो आपको टेंथ के बाद मैथ्स लेनी ही लेनी है। और अगर आपने मैथ्स ली है तो 95% चांसेस ये हैं कि फिर आप उसके बाद इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे ही। इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे, पढ़ने में होशियार थे ही, फिर आप किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में लग जाओगे, बीटेक आप करोगे ही। बीटेक करने के बाद मेरे आईआईटी के मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने आईआईटी मुंबई से बीटेक करने के बाद, आईआईटी मुंबई से बीटेक करने के बाद, ऐसा नहीं कि उनके पास जॉब के ऑप्शंस नहीं थे, फिर उनका मन पता नहीं क्या लगा, उसने लॉ किया है। और लॉ करने के बाद अभी वो अपना एक बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल चला रहा है, मतलब एक बड़े पैमाने पे वो खेल रहा है। लेबर लॉ एडवाइजर, कभी अगर टाइम मिले तो सर्च करिएगा। आईआईटी मुंबई से बीटेक है बंदा, फिर लॉ किया है। और लेकिन दिक्कत, अच्छी बात ये है ना, ये जो बीटेक वाली कम्युनिटी होती है, इंजीनियरिंग वाली कम्युनिटी होती है, ये अपने क्लास के, चाहे वो स्कूल डेज से ही अपने क्लास के सब धुरंधर रहे होते हैं। तो ये कुछ भी करें लाइफ के किसी भी स्टेज में, ये बाद में चल करके अगर चाय की दुकान भी खोल लेंगे ना, तो भी ये बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। इंटरेस्ट है, हमें अगर लग रहा है कि नहीं नहीं अब टीचिंग में मन नहीं लग रहा है, अब हम होटल इंडस्ट्री, बहुत पैसा है, अब हम होटल्स खोलना चाहेंगे, तो हम ओयो से बेहतर कोई चीज़ खोल सकते हैं, है ना। सो ये जितने भी एग्जाम्स देते हो आप, ये सारी चीजें बस आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे से बूस्ट कर रही हैं कि ठीक है, जब आपने गेट की तैयारी की तो गेट में बहुत अच्छा आ गया, आईटी जेई की तैयारी की तो उसमें भी बहुत अच्छा कर लिया आपने, यूपीएससी की तैयारी करी तो आपने उसमें भी अच्छा कर लिया। तो ये जो छोटे छोटे से रिजल्ट्स हैं, ये बस तुमको बूस्ट प्रोवाइड करते हैं कि यार तुम्हारे अंदर कुछ तो है, जो चाहोगे वो कर लोगे। ठीक है, चलो। तो सारे बच्चे आ गए एक बार? एवरीबडी प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स, सो दैट हमको पता चल जाए कि वो सारे बच्चे जो अभी तक क्लासेस देख रहे थे वो सारे के सारे आज हैं, जिन्होंने वाइब्रेशन हमारे साथ स्टार्ट किया था वो सब हैं यहाँ पर। तो फिर हम क्लास को फर्दर स्टार्ट करते हैं बेटा। सारे नाम, अब तो हमको कुछ कुछ नाम भी याद होने लग गए कि हाँ हाँ ठीक है, ये बच्चे हैं हमारे साथ। प्रेजेंट 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 ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। कल तक जो बातें हुई थी आप लोगों को समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई दिक्कत? कल हम लोगों ने क्या बातें करी हैं? डैम्ड वाइब्रेशन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि अगर सिस्टम में फ्रिक्शन है, पूरा ही देख लिया था हम लोगों ने। अगर सिस्टम में फ्रिक्शन है तो हो सकता है आपका जो सिस्टम हो ओवर डैम्ड हो, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में सिस्टम को अगर आप मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे तो वो विदाउट शोइंग एनी वाइब्रेशन चुपचाप अपनी मीन पोजीशन पे आके बैठ जाएगा। हाँ, थोड़ा स्लो आएगा, जितना ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करते जाएंगे उतना स्लो आएगा। और मैं फिर से बोलूं कि हम दोनों चीजें करके देख रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्मुले वॉर्मुले तो मैं तुम्हारे सामने लिख ही रहा हूं, लेकिन साथ साथ में आप लोगों को ये भी पता चल रहा है कि फिजिकली ये ऐसा क्यों हो रहा है। फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा, आप सिस्टम को डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे तो वो उतना ही धीरे धीरे अपनी मीन पोजीशन पे पहुंचने की कोशिश कर रहा होगा। तो फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से रिस्पॉन्स टाइम क्यों कम होता है, ये बात हम फॉर्मूला देखे बिना भी महसूस तो कर ही सकते हैं। ठीक है ना। देन वी हैव क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम। जीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, और जीटा की वैल्यू 1 को क्रिटिकली डैम्ड क्यों कहते हैं, ये बात आप लोगों को अब समझ में आ चुकी है कि सर ये वाइब्रेशन होगा या वाइब्रेशन नहीं होगा, इन दोनों के बीच का बाउंड्री है ये, बिल्कुल। जीटा इज इक्वल टू 1, यू आर जस्ट सिटिंग एट द बाउंड्री। थोड़ा सा जीटा लुढ़क के नीचे आ गया, 1 से नीचे आ गया, तो अब आप वाइब्रेशन वाले जोन में एंटर कर जाएंगे। अगर आप 1 से ऊपर चले गए तो फिर आप सेफ जोन में चले जाएंगे, कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। ओवर डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड, इन दोनों में क्या बारीक से डिफरेंसेस होते हैं दैट वी हैव सीन। क्रिटिकल डैम्पिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉस्टली, और जितना आप एक्यूरेट क्रिटिकल डैम्पिंग करोगे उतना कॉस्ट ऑफ द सिस्टम बढ़ती चली जाएगी। अंडर डैम्प्ड सिस्टम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा अगर नहीं है, इस तरीके से प्रोवाइड कर रखा है कि जीटा 1 से कम दिख रहा है, तो सिस्टम किस तरीके से बिहेव करता है वो हम लोगों ने देखा हुआ था, है ना। तो थोड़ी देर में, 5 सेकंड 7 सेकंड बाद, ये जो वाइब्रेशन आपको दिखाई पड़ रहा है ये खत्म होने वाले हैं, और ये
एक्सपोनेंशियली इनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते होते जीरो की तरफ पहुंच रहा है। एग्जाम में न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछते हैं, दैट ऑल्सो वी हैव सीन। और अब किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो पूछ रहा है डैम्पिंग कोएफिशिएंट और निकाल के चले आए डैम्पिंग फैक्टर। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। पूरा खेल इस क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज का ही है। लैंग्वेजेस में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। काफी बच्चे यहीं पर झूल गए थे, कल हमारे सामने ही काफी बच्चे झूल गए थे, कह रहे सर वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन रिड्यूसेस टू 2.5 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू आफ्टर 7 ऑसिलेशन। तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि ये x0/x7 दिया है 2.5 या x7/x0 दिया है ना। तो लैंग्वेजेस को अच्छे से इंटरप्रेट करना अगर आप सीख गए, और ये कैसे सीख पाओगे, एक क्वेश्चन हमने करा दिया है, 2-4 क्वेश्चन आप आईईएस के पुराने पेपर उठा के देख लो, पीडीएफ अवेलेबल है यूट्यूब गूगल पे। 2-4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव जब आप देखोगे उठा करके, तब अंदाजा लग जाएगा कि आखिर वो क्या पूछते हैं, कैसी लैंग्वेजेस देते हैं, एंड यू विल बी कंफर्टेबल, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग फोर्स वाइब्रेशन में एंटर करें, एक और कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नया नहीं है, सिर्फ दिखा रहा हूं आपको। वो आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर, बच्चे बहुत ध्यान से देख लो, आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये एक स्प्रिंग डैम्पर मास सिस्टम है, ये लगा हुआ है मास डैम्पर, समथिंग लाइक दिस। स्प्रिंग स्टिफनेस एस दे रखा है, डैम्पर का डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी दे रखा है, और ये मास आपको दे रखा है एम केजी में, सी न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज न्यूटन पर मीटर। इस सिस्टम के वाइब्रेशन की इक्वेशन लिखो। सर बड़े आराम से लिखी जा सकती है, ये अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, और यहां पर जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं बेटा, वो लिख रहे हैं कि किसी जनरल टाइम टी पर ये मास अपनी मेन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे हमको दिखाई पड़ रहा है, एक्स डिस्टेंस पे एक्स डॉट वेलोसिटी से एक्स डबल डॉट एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हमको जो एक्सप्रेशन लिखना है वो इनके टर्म्स में लिखना है। समझ में आ रही बात, ये लीनियर वाइब्रेशंस की बातें हो रही हैं, ये लीनियर वाइब्रेशन कर रहा है, और इसका जो एक्सप्रेशन आता है उसको आप लोगों ने ऐसे तो लिखा था, एक्स डबल डॉट एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा ही तो कुछ एक्सप्रेशन आ रहा था। यहां पर जो टर्म्स लिखे हैं ना, इंडिविजुअल टर्म्स, ये सब के सब फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इनर्शिया फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डैम्पिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये स्प्रिंग फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सब के सब फोर्सेस हैं। यहां पर आपने लिखा है सॉल्व करते टाइम कि भाई समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां पर आपने बातें ये करी थी, समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0, इनर्शिया फोर्स, डैम्पिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। और अगर ये फोर्सेस हैं तो इंडिविजुअल चीजों के आपको यूनिट्स भी पता चल गए होंगे। अगर आप यहां पर बात कर रहे हो, जो ये जो सी लिखा हुआ है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट ऑफ द सिस्टम, इसका यूनिट क्या था, फोर्स है ना, ये दिस इज टोटल चीज फोर्स यानी कि न्यूटन। तो सी का यूनिट कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी न्यूटन पर मीटर पर सेकंड। ये एक्स डॉट वेलोसिटी है ना, तो न्यूटन पर मीटर पर सेकंड। यहां पर बात करोगे तो इसका यूनिट क्या होता है, दिस इज, ये पूरा न्यूटन है, तो न्यूटन पर मीटर। बात समझ में आ रही है, ये यूनिट्स हैं जो आप लोगों को मालूम है, दिस इज इन केजी। समेशन ऑफ फोर्सेस 0 किए हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर कल को आपसे मैं बोल दूं कोई एक बॉडी है विच इज गोइंग टू हैव रोटेशन, कैसा सर, ये एक रॉड है, वही क्वेश्चन जो हम लोग इससे पहले सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, अबाउट सर्टेन पॉइंट इसको आपने हिंज कर रखा है, रॉड है, इसका कुछ तो मास दे रखा है, लेंथ दे रखी है, ये डैम्पर लगा हुआ है बेटा एट सम डिस्टेंस, सी इज द डैम्पिंग कोएफिशिएंट, और ये एक स्प्रिंग लगा दी हमने, ये स्प्रिंग लगी हुई है, बहुत ध्यान से समझिएगा। स्प्रिंग का स्टिफनेस आपको दे रखा है एस न्यूटन पर मीटर, डैम्पर का डैम्पिंग कोएफिशिएंट आपको दे रखा है सी न्यूटन पर मीटर पर सेकंड। बहुत ध्यान से समझो, यहां पर जो डैम्पर लगाया, डैम्पर का डैम्पिंग कोएफिशिएंट अभी भी न्यूटन पर मीटर पर सेकंड है, लेकिन जब आप इस
सिस्टम के लिए इक्वेशन लिखोगे तो वो इक्वेशन टॉर्क के टर्म्स में लिखते हो, क्योंकि यहां रोटेशन दिख रहा है ना, तो आप अबाउट दिस पॉइंट बैठ करके बोलते हो, यहां पर बैठ करके कि सर ये सिस्टम अपनी मीन पोजीशन के अबाउट हमको रोटेशन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये आपकी मीन पोजीशन है और ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट रोटेशन करते हुए दिखाई पड़ रहा है। ये किसी जनरल टाइम टी पर हमको अपनी मीन पोजीशन से थीटा एंगल पर थीटा डॉट वेलोसिटी से और थीटा डबल डॉट एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसी ही तो बातें करते थे हम लोग, बिल्कुल ऐसी ही तो बातें करते थे हम लोग। यस, यहां पर आप टॉर्क के टर्म्स में बातें लिखते हो, यहां पर आप बातें टॉर्क के टर्म्स में लिखते हो। समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है। समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। इनर्शिया टॉर्क लगाओ, सबका समेशन 0 हो जाएगा, यही तो बोलते थे। ऊपर समेशन ऑफ फोर्सेस आपने 0 लिखे हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0 लिखा है। अब यहां पर जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा क्या आएगा अभी हम देखते हैं, बट जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो आप लिखते हो आई थीटा डॉट डॉट प्लस यहां पर डैम्पिंग के टॉर्क आएंगे, थीटा डॉट के साथ कुछ चीजें आएंगी, और जो भी चीज आएगी उसको आप लोग बोलते हैं सी इफेक्टिव। इफेक्टिव डैम्पिंग कोएफिशिएंट कितना है वो लिखा जाएगा, प्लस यहां पर कुछ चीजें आएंगी। स्प्रिंग सीधे सीधे एस के फॉर्मेट में नहीं आता है, स्प्रिंग आएगा एस इंटू जिस डिस्टेंस पे है ए थीटा इंटू ए, एस ए स्क्वायर थीटा, इस तरीके से आता है। तो स्प्रिंग के इफेक्ट, वैसे तो स्प्रिंग का स्टिफनेस एस न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, लेकिन स्प्रिंग किस लोकेशन पर कनेक्टेड है वो सारी चीजें पिक्चर में आएंगी। और अल्टीमेटली यहां पर जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी चीज लिखेंगे आप थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन में, उसको मैं बोलता हूं इस सिस्टम का इफेक्टिव स्टिफनेस, एस इफेक्टिव इनटू थीटा इज इक्वल टू 0। ये आपका एक्सप्रेशन आता है। और यहां पर हर टर्म का जो यूनिट है, ये भी टॉर्क है न्यूटन मीटर, ये भी टॉर्क है न्यूटन मीटर, ये भी टॉर्क है न्यूटन मीटर। इफेक्टिव डैम्पिंग कोएफिशिएंट का, इफेक्टिव डैम्पिंग कोएफिशिएंट का सर, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, डैम्पर का डैम्पिंग कोएफिशिएंट यूनिट कोई पूछे क्या है, न्यूटन पर मीटर पर सेकंड। लेकिन इस सिस्टम में वो चीजें लिखी किस तरीके से गई हैं सर, जो भी आया है यहां पर इसका यूनिट क्या रहा होगा इफेक्टिव डैम्पिंग कोएफिशिएंट का, ये पूरा है न्यूटन मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर टॉर्क पर यूनिट एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को आप लिखते हो रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। एवरीबॉडी क्लियर? सिमिलरली इफेक्टिव स्टिफनेस, इसके लिए आप क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर, इसका यूनिट होगा, पूरा टॉर्क है तो न्यूटन मीटर पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, यानी कि रेडियन। और जो आई है इसका यूनिट क्या होता है, ये तो इनर्शिया है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, केजी मीटर स्क्वायर लिखते हैं हम लोग। काफी सारे बच्चों को ये यूनिट समझ में नहीं आती है, और एग्जाम में रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, जहां पर वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे और ये पूछेंगे कि सिस्टम का डैम्पिंग, सिस्टम का इफेक्टिव डैम्पिंग कोएफिशिएंट बताइए, और यूनिट्स में खेल जाते हैं कि आंसर तो आ गया 40, वो न्यूटन पर मीटर पर सेकंड आया है या न्यूटन मीटर पर रेडियन पर सेकंड आया है, तो बच्चा समझ ही नहीं आता उसको कि क्या है। आंसर तक तो आ गए हम, बट उसका यूनिट क्या लिखा जाए। तो ध्यान रहे जब आप टॉर्क के टर्म्स में इस तरीके की चीजें लिखते हैं, थीटा डॉट के टर्म्स में लिखा है, तो इफेक्टिव डैम्पिंग कोएफिशिएंट का यूनिट ये रहेगा, और अगर आप लीनियर वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं तो फिर डैम्पिंग कोएफिशिएंट का यूनिट ये रहेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात, यूनिट्स का खेल। जब आप लीनियर वाइब्रेशन की बात करेंगे तो कहानी ये है, फोर्सेस का समेशन 0 कर रहा है, टॉर्क की बातें कर रहा है, तो फिर यू आर गोइंग टू गेट दिस इक्वेशन। इसको एक क्वेश्चन से और समझ लेते हैं, कल हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा बेटा। वाइब्रेशन आज के 2 लेक्चर और कल के 2 लेक्चर में जो भी बचा हुआ है वो पोर्शन हम लोग खत्म कर लेंगे। कहाँ एम ऊपर कहाँ आ गया, ये तो पढ़ा है यार हम लोगों ने, एम एक्स डबल डॉट सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स इक्वल टू 0। ये तो सबसे पहली इक्वेशन यही तो बनाई थी हम लोगों ने। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखते हैं, और वहां से तुमको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी कि एग्जाम में तुमसे पूछता क्या क्या है, और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना दे
बहुत अच्छे से सारे बच्चे सॉल्व कर पाएंगे। बस मैं चीजें लिख रहा हूं, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ लिखता चला जाऊंगा और तुमको बस इतना लिखना है कि अरे वाह सर मजा आ रहा है। समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लिखना जरूर है कि सर सब समझ में आ रहा है। क्योंकि इतने लेक्चर होने के बाद अगर तुम बोलोगे सर ये नहीं आया समझ में, तो बेटे बाकी सारे बच्चे क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, समझ रहे हो? तो एक ये भी प्रेशर रखना है आपको। ये डैम्पर लगा हुआ है, और ये डैम्पर जिसका डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी दिया हुआ है, ये ए डिस्टेंस पे कनेक्टेड है बेटा। स्प्रिंग लगा देते हैं एक। सर ये लो, ये हमारी एक स्प्रिंग लगी हुई है, इसका स्टिफनेस एस न्यूटन पर मीटर दे रखा है, और ये लगी हुई है एट सम बी डिस्टेंस पे। और जो रॉड दे रखी है, दिस इज अ रॉड जिसका मास m है, और लेंथ आपको इसकी l दे रखी है, ठीक है ना। और एक चीज लगा देते हैं, लो अब तक हम लोगों ने टॉर्शनल स्प्रिंग के बारे में भी देख तो लिया ही है। टॉर्शनल स्प्रिंग जो बचपन में खिलौने वाली स्प्रिंग आती थी, वो स्प्रिंग अगर मैं यहां पर कनेक्ट कर दूं इधर पे कुछ इस तरीके से, इसका जो स्टिफनेस आपको दिया जाता है वो एस थीटा के टर्म्स में दिया जाता है, एस थीटा। और यूनिट होती है, क्योंकि ये सीधे सीधे टॉर्क ही प्रोवाइड करता है। एस थीटा का मतलब कि अगर आप थीटा से डिफ्लेक्ट करेंगे तो ये सीधे सीधे टॉर्क देगा कितना, एस थीटा इंटू थीटा। और इसका यूनिट हो जाएगा टॉर्क पर यूनिट एंगल, यानी कि न्यूटन मीटर पर रेडियन, ये इसका यूनिट ही होता है। तो टॉर्शनल स्प्रिंग का यूनिट मैंने लिख दिया है, डैम्पर का डैम्पिंग कोएफिशिएंट इसका यूनिट भी मैंने लिख दिया है यहां पर, सी न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड, न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। सब बातें समझ में आ रही जो हमने लिखा है, एक एक चीज समझ में आ रही सब लोगों को? हाँ, क्वेश्चन शुरू करने से पहले बच्चे कह रहे हैं वाह मजा आ रहा है वाह। सुनो 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 सुनो, ये सिस्टम दिख गया। अब अगर इस सिस्टम के बारे में आपको इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे आप? सारा खेल इक्वेशन लिखने तक ही है। सर इस सिस्टम की मीन पोजीशन ये दिखाई पड़ रही है, और अपनी मीन पोजीशन के अबाउट अगर आप इसको डिस्टर्ब करेंगे, हल्का सा इधर ले जाकर के छोड़ दीजिए, तो ये सिस्टम कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन करता हुआ नजर आ रहा होगा। तो जिस टाइम पे मैंने इसको देखा है, हमको क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये सिस्टम अपनी मीन पोजीशन से थीटा एंगल ट्रेवल करके फर्दर ओमेगा वेलोसिटी अल्फा एक्सेलरेशन से आगे की डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। थीटा कहाँ है सर? थीटा हम इसको बोल रहे हैं। तो जैसे पहले सॉल्व करते थे ना, वैसे ही मैं लिख रहा हूं। कोई पूछेगा नहीं कि क्या कर रहे हो सर। सर थीटा हमको इधर दिखाई पड़ रहा है, टॉर्क मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। कहां से लगाओगे टॉर्क मेथड? सर जिस पॉइंट के अबाउट आपको प्योर रोटेशन दिखाई पड़ रहा है वहीं से, यहां पर बैठ करके बातें हो रही हैं, फ्रॉम हेयर, यहां से बैठ करके बातें हो रही हैं। यहां से बैठ करके थीटा आपको दिखाई पड़ रहा है। इन दिस सेंस टॉर्क लगाइए कौन कौन से होंगे सर? एक तो इसका mg का टॉर्क लग रहा होगा। mg कहाँ लगता है? पूरी लेंथ l है तो l/2 पे इसका mg लग रहा होगा। मान लेते हैं वो कहीं यहां नजर आ रहा है सर, ये आपका mg लग रहा होगा। यू आर हैविंग दिस mg, और mg के टॉर्क कितने हो जाएंगे? यू विल बी हैविंग दिस इज mg टाइम्स ये डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को मैं लगभग आर्क के फॉर्म में l/2 टाइम्स थीटा लिख सकता हूं, mg इंटू l/2 टाइम्स थीटा। mg के टॉर्क हो गए। ये जो स्प्रिंग लगी हुई है ये भी कुछ टॉर्क प्रोवाइड करेगी। आप थीटा से एंटी क्लॉकवाइज गए हैं तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेगी। कितना टॉर्क प्रोवाइड करेगी सर? इसके टॉर्क लिख देते हैं। क्लॉकवाइज टॉर्क इट विल प्रोवाइड वॉट एवर इज द स्टिफनेस मल्टीप्लाइड बाई कितने एंगल से आप डिफ्लेक्ट हुए हैं, ये टॉर्क मिल गया आपको। और देखो ये जो स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग लीनियर स्प्रिंग है, ये सिर्फ फोर्सेस प्रोवाइड करेगी। इसका ये वाला एंड कहीं घूमते घूमते यहां पहुंच गया है, तो ये तो फोर्स प्रोवाइड करेगी। कितना फोर्स प्रोवाइड करेगी? एस इनटू ये डिस्टेंस कितनी है, दिस इज बी, एस इंटू बी थीटा ये फोर्स, एंड मल्टीप्लाइड बाई बी करेंगे तो आपको मिल जाएगा टॉर्क। लिखो कितना हो जाएगा सर? इसके टॉर्क आ जाएंगे, इस स्प्रिंग के टॉर्क आ जाएंगे एस इंटू बी थीटा, ये हो गया फोर्स, मल्टीप्लाइड बाई बी करोगे एस बी स्क्वायर थीटा, ये हो गया टॉर्क। डैम्पर भी दिखाई पड़ रहा है सर। डैम्पर के टॉर्क इस बात पे डिपेंड नहीं करते हैं कि आप किस डिस्टेंस पे पहुंच गए हैं, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, किस लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। वाइब्रेशन लीनियर हो रहा हो या दिस रोटेशनल हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डैम्पर जो फोर्स अप्लाई करेगा, डैम्पर फोर्स जो अप्लाई करेगा
वो फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, उसके बाद में आप टॉर्क काउंट करते हो, उस फोर्स का टॉर्क वाला इफेक्ट काउंट करते हो। तो ये जो पॉइंट सिलेंडर फिक्स्ड है, ये जो डैम्पर का पिस्टन वाला पार्ट, स्लाइडर वाला पार्ट दिखाई पड़ रहा है, वो कहीं यहां दिखाई पड़ रहा है। एट दिस पॉइंट व्हाट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी? अगर ये ओमेगा वेलोसिटी से एट दिस इंस्टेंट, जिस समय आप यहां हैं, ओमेगा वेलोसिटी दिखाई पड़ रही है, तो इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी? सर आर ओमेगा। आर ओमेगा का मतलब ए टाइम्स ओमेगा। ये लीनियर वेलोसिटी आर्क के फॉर्म में इन दिस डायरेक्शन, ये वेलोसिटी वी से मूव कर रहा होगा। अब वेलोसिटी वी से मूव कर रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में यू आर गोइंग टू गेट फोर्सेस। अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स मिल जाएंगे। उस फोर्स का ए से डिस्टेंस, ए से मल्टीप्लाई करके आपको टॉर्क मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर? वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा आपको टॉर्क। कितना टॉर्क मिलेगा? फोर्स कितना आ रहा है सर? ये फोर्स आ रहा है सी इंटू वॉट एवर इज द लीनियर वेलोसिटी। सी इंटू लीनियर वेलोसिटी कितनी है? ए ओमेगा। ए ओमेगा का मतलब ए इंटू थीटा डॉट। ये हो गया फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, मल्टीप्लाइड बाई ए करो तो ये हो गया आपका टॉर्क। जितनी चीजें दिखाई पड़ सकती थी सब लिख दी मैंने। इस स्प्रिंग के इफेक्ट, एमजी के इफेक्ट, डैम्पर के इफेक्ट, स्प्रिंग के इफेक्ट, सब कुछ लिख दिया है। अब कुछ नहीं करना, बुलाओ डीएल नंबर भैया को। डीएल नंबर भैया आएंगे। जिस डायरेक्शन में आप एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया टॉर्क आई थीटा डॉट डॉट लगाएंगे और सब कुछ जीरो कर ले जाएंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? दिस इक्वेशन विल बी आई थीटा डॉट डॉट प्लस थीटा डॉट वाला टर्म क्या है? सी ए स्क्वायर थीटा डॉट प्लस थीटा वाले टर्म थीटा 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 कॉमन ले लिया, एम जी एल बाई टू प्लस एस थीटा प्लस एस बी स्क्वायर टाइम्स थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये मस्त सी तुम्हारे सामने एक इक्वेशन बन के आ रही है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। अब इस इक्वेशन में कोई पूछे तुमसे, ये बताओ इस सिस्टम का इफेक्टिव इनर्शिया कितना है? सिस्टम का इफेक्टिव इनर्शिया, देखो रॉड का इनर्शिया तो एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, लेकिन यहां पर इनर्शिया क्या लेना है सर? एम एल स्क्वायर बाई 3। सिस्टम का इफेक्टिव इनर्शिया, इफेक्टिव इनर्शिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट डू आई मीन बाई इफेक्टिव टर्म। तो इफेक्टिव इनर्शिया, क्योंकि रॉड का इनर्शिया कोई पूछे सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ और होता है, यहां पर आप किस तरीके से लिख रहे हो वो चीज आपको लिखनी है। इफेक्टिव इनर्शिया सर ये हमको एम एल स्क्वायर बाई 3 नजर आ रहा है, नंबर एक चीज। दूसरी बड़ी बात सर, वैसे तो डैम्पर जो लगाया है उसका डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी न्यूटन पर मीटर पर सेकंड है, लेकिन आपने उसको किसी ए डिस्टेंस पे लगाया है, किस तरीके से लगाया है उसकी वजह से इक्वेशन में जो चीजें दिख रही हैं इफेक्ट, वो ये दिख रहा है। इसको आप क्या बोलेंगे सर? दिस इज योर इफेक्टिव डैम्पिंग कोएफिशिएंट ऑफ द सिस्टम। इफेक्टिव डैम्पिंग कोएफिशिएंट, डैम्पिंग कोएफिशिएंट कितना है सर? ये इफेक्टिव डैम्पिंग कोएफिशिएंट कितना है सर? सी इंटू ए स्क्वायर। सी इंटू ए स्क्वायर, इसका यूनिट कितना हो जाएगा? टॉर्क पर यूनिट एंगुलर वेलोसिटी। यही हम लोग देख करके आए हैं अभी भी। ये टर्म क्या नजर आ रहा है? ये पूरा का पूरा टर्म सर, ये टर्म नजर आ रहा है, इसको आप लोग बोलते हैं थीटा के साथ में जो भी है यही तो है स्टिफनेस वाला टर्म। तो इस सिस्टम में स्टिफनेस कहाँ कहाँ से आ रही है? सब लोग मिलके दे रहे हैं सर, इसकी वजह से भी स्टिफनेस आ रही है, इसकी वजह से भी कुछ स्टिफनेस आ रही है, इसको आपने बी डिस्टेंस पे लगाया है तो एस इंटू बी स्क्वायर ये स्टिफनेस मिल रही है यहां से, और कुछ वेट का भी स्टिफनेस मिल रहा है। तो ये सारी चीजें मिल करके इस पूरे सिस्टम की इफेक्टिव स्टिफनेस हमको ये दिखाई पड़ रही है। इफेक्टिव स्टिफनेस ऑफ द सिस्टम हमको ये नजर आ रही है। अब एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन पूछेगा इफेक्टिव स्टिफनेस बताओ, तो ये वैल्यू हो गई इफेक्टिव स्टिफनेस की। इफेक्टिव डैम्पिंग कोएफिशिएंट बताओ तो सी ए स्क्वायर। काफी बच्चे सी लिख के चले आते हैं कि सिस्टम दे रखा है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट पूछा। अबे डैम्पिंग कोएफिशिएंट नहीं पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है सिस्टम की इफेक्टिव डैम्पिंग कोएफिशिएंट बताओ, सी ए स्क्वायर। ठीक है ना? बहुत ही ध्यान से समझना। पहली चीज तुमसे पूछेंगे, जब इतना सब कुछ कैलकुलेट कर ही लिया है, आई से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट सम मोर इक्वेशन। कैसी इक्वेशन दिखाई पड़ेगी? बहुत ध्यान से समझो। आई से डिवाइड करोगे यू विल बी गेटिंग थीटा डॉट डॉट प्लस सी ए स्क्वायर डिवाइड बाई आई टाइम्स थीटा डॉट प्लस, बहुत बड़ा सा एक टर्म था यहां पर, क्या है बेटा? एम जी एल बाई टू, एम जी एल बाई टू प्लस एस थीटा प्लस एस बी स्क्वायर डिवाइड बाई आई टाइम्स थीटा इज इक्वल टू जीरो।
तुमसे पूछेंगे ये बताओ पहले तो इस सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना है, निकाल लिया सर। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन कितना है इस सिस्टम में, ओमेगा एन कितना है सर। ओमेगा एन की वैल्यू हमको ये दिखाई पड़ रही है, ये वाली वैल्यू। हो गया, खेल खत्म। यही तो है ओमेगा एन स्क्वायर। अंडर रूट mgl/2 प्लस एस थीटा प्लस एस बी स्क्वायर डिवाइड बाई आई, ये हमारे सिस्टम का ओमेगा एन हो गया। तुमसे पूछ सकते हैं कि इस सिस्टम का इफेक्टिव डैम्पिंग कोएफिशिएंट बताओ। इफेक्टिव डैम्पिंग कोएफिशिएंट बताओ सर। इफेक्टिव डैम्पिंग कोएफिशिएंट इज सी ए स्क्वायर, कितना, न्यूटन मीटर पर रेडियन पर सेकेंड। सिंपल सी बात। तीसरी चीज तुमसे पूछना है इफेक्टिव स्टिफनेस बताओ। इफेक्टिव स्टिफनेस ऑफ द सिस्टम सर क्या नजर आ रही है, पूरा ये वाला टर्म mgl/2 प्लस एस थीटा प्लस एस बी स्क्वायर। इस सिस्टम का जीटा कितना रहा होगा। चौथा क्वेश्चन, जीटा डैम्पिंग फैक्टर फॉर द सिस्टम कितना रहा होगा, वो निकाल सकते हैं सर। डैम्पिंग फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, जीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं। तुम में से कितने लोगों को ये बात याद है, मैंने बोला था कि एक्सप्रेशन जब इस तरीके से लिखा होता है तो हम इसको अपनी इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। कौन सी इक्वेशन थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन सर, थीटा डबल डॉट प्लस 2 जीटा ओमेगा एन टाइम्स थीटा डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से कंपेयर कर सकते हैं क्या, अरे यहीं से कंपेयर करके तो आंसर बता रहे हैं हम लोग। ये वाला पूरा टर्म, इसको मैंने ओमेगा एन स्क्वायर बोल दिया है। ये वाला जो टर्म है थीटा डॉट के साथ जो टर्म दिखाई पड़ रहा है, ये आप इसको चाहें तो 2 जीटा ओमेगा एन बोल दें, 2 जीटा ओमेगा एन बोल दीजिए। दिस टर्म 2 जीटा ओमेगा एन कितना हो जाएगा 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर डिवाइड बाई आई। यहां से आप जीटा की वैल्यू, ओमेगा एन की वैल्यू निकल गई है सर, ये वाली बड़ी वैल्यू, ये वैल्यू यहां पर उठा कर रखिए जो भी है। और जीटा कितना हो जाएगा सर, जीटा की वैल्यू मेरे पास आ रही है, दिस जीटा इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, जीटा इज कमिंग आउट टू बी सी ए स्क्वायर डिवाइड बाई जो भी आई का वैल्यू है ml स्क्वायर बाई 3, और नीचे रखिए ट्वाइस ओमेगा एन। ये हमारा जीटा की वैल्यू निकल के आ गई है। सिस्टम का डैम्पिंग फैक्टर पूछ रहे हैं, डैम्पिंग फैक्टर आप इस तरीके से निकाल देंगे। तुमसे ये पूछें कि इस सिस्टम का क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट बताओ। क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि सर इस सिस्टम में हम कितना फ्रिक्शन प्रोवाइड कर दें सो दैट हमारा जो जीटा है वो 1 हो जाए। मतलब इस सी की वैल्यू कितनी कर दी जाए कि इस पूरे सिस्टम में जो भी जीटा आ रहा है वो 1 हो जाए। तो यार सी की जगह पर रखो सी, जीटा की जगह पर रखो 1। कैन आई राइट क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट इस सिस्टम के लिए, क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट सीसी की वैल्यू पूछ रहे हैं। कैसे निकालोगे, ये जो एक्सप्रेशन आया है तुम्हारे सामने, जीटा इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ओमेगा एन। कुछ नहीं करना सर, सी की जगह पर आप रखेंगे सीसी और जीटा की जगह पर आप रखेंगे 1। खेल खत्म। यहां से आपको मिलेगा सीसी का कुछ वैल्यू। सीसी की वैल्यू कितनी आ रही बेटे, 2 ओमेगा एन, ऊपर चला गया और डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। बोलो बेटा ये बातें समझ में आ रही हैं। कितने लोगों को ये चीजें टफ लग रही हैं, अरे नहीं नहीं सर ये तो खतरनाक बातें हो रही हैं, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है। अब आपको अगर ये भी टफ लग रहा है तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे आपके लिए। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी। अरे मेरी जान, अरे मेरी जान, अरे मेरी जान, इफेक्टिव डैम्पिंग कोएफिशिएंट तो यहां से निकाला ना बेटे, लिखा ना यहां पर, ये सिस्टम का इनर्शिया, ये सिस्टम का इफेक्टिव डैम्पिंग कोएफिशिएंट तो यहां है। जब आई से डिवाइड कर दिया तो ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट नहीं बचा, फिर तो ये 2 जीटा ओमेगा एन वाली चीज हो गई ना। कौन पूछ रहा है, बेटे कुणाल प्रजापति, बात समझ में आई। इफेक्टिव डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी ए स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है।
इस जगह पर देखो आप, आई क्या है, सी ए स्क्वायर क्या है, और एम जी एल बाई टू एस सीटा एस बी स्क्वायर, ये हैं वो चीजें जिनके बारे में बातें हो रही हैं। ठीक है। क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास जीटा का एक्सप्रेशन मिल गया। कैसे निकालते हैं सर, जो भी एक्सप्रेशन मिले कहीं भी दुनिया में, कहीं भी एक्सप्रेशन मिले, चाहे वो एक्स डॉट के टर्म्स में मिले, एक्स डबल डॉट प्लस टू जीटा ओमेगा एन एक्स डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, चाहे यहां से बात करें यहां से बात करें, एक ही बात है हमारे लिए। एक्स डॉट, ये जो बीच वाले टर्म होते हैं, इसके साथ में जो भी टर्म लिखा है उसको हम हमेशा टू जीटा ओमेगा एन से कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कर लो, यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है सर, ये टर्म दिखाई पड़ रहा है। कंपेयर करो, टू जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू दिस, लिख दिया हमने, टू जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर बाई आई, जीटा की वैल्यू मिल गई। अब हम पूछ रहे हैं क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट बताओ। क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि आपके सिस्टम में सी की वैल्यू मैं कितनी प्रोवाइड करूं कि जीटा के वैल्यू 1 हो जाए। एक्सप्रेशन है सी का वैल्यू अगर 1, सी का कितना वैल्यू रखा जाए कि जीटा की वैल्यू को 1 कर दे, तो रख दिया हमने, सी की वैल्यू सी सी रख दी और जीटा हो गया 1, तो सी सी कितना हो जाएगा, सी सी इज इक्वल टू, ये 1 है, टू आई ओमेगा एन ऊपर गया, ए स्क्वायर नीचे गया, खेल खत्म। यही तो किया हमने। यही तो किया हमने। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है सर इस सिस्टम को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख दें। अरे सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ही क्यों रख रहा हो बेटा, तुम कल को बोल दो कि यहां पर भी हमने मास कनेक्ट कर दिया, ये स्प्रिंग दे रखी है, स्प्रिंग का भी मास है। कैसे सॉल्व करते हैं हमको मालूम है, अगर स्प्रिंग के पास मास है तो यहां पर एक एम एस बाई थ्री और ऐड हो जाएगा, उसकी वजह से टॉर्क भी दिखाई पड़ेंगे, और वो इनर्शिया जब कैलकुलेट करते हो ना आप, तो वहां पर भी उसके इफेक्ट दिखने हैं आप लोगों को, भूल मत जाना। और इसी सिस्टम को एक बच्चा बोल रहा है सर अगर हॉरिजॉन्टल लग दें तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्टिकल में इस रॉड का जो वेट है ना mg, वो भी इसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। सिस्टम की स्टिफनेस में जो mg L/2 वाले टर्म्स आ रहे हैं, अगर आप इस रॉड को हॉरिजॉन्टल रख दोगे तो हॉरिजॉन्टल रखने में इसका जो वेट है वो बस इनिशियल पोजीशन के बाद मीन पोजीशन कहां है ये डिसाइड करने में खर्च हो जाएगा। अब आपको mg/2 स्टिफनेस में दिखाई नहीं पड़ेगा, तो इस टर्म की जगह आप रखो 0, बाकी पूरा एक्सप्रेशन यही रहेगा। कितने बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं। अगर मैं इस सिस्टम को मैं हॉरिजॉन्टल रख दूं, जैसे यहां पर सिस्टम की इनिशियल पोजीशन पूछेगा कोई क्या है, तो सर इनिशियल पोजीशन यही है। मीन पोजीशन क्या है, सर मीन पोजीशन भी यही है। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को हॉरिजॉन्टल रख देंगे तो इनिशियल पोजीशन इज हॉरिजॉन्टल, मीन पोजीशन क्या है, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे आप, और उसके अबाउट वाइब्रेशन कर रहे होंगे, और इनिशियल से मीन आने तक mg और स्प्रिंग्स के कुछ इनिशियल डिफ्लेक्शंस एक दूसरे को कैंसिल कर चुके होंगे। ठीक है ना, तो ये जो एक्सप्रेशन है यहां पर बस इसकी जगह पर रख दो 0, ये गायब हो जाएगा। नील बेटा, स्प्रिंग्स इंक्लाइंड पोजीशन में होती है तो कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बिल्कुल आखिरी में करेंगे, वो चीज है हमारे दिमाग में। हालांकि गेट में कभी पूछते नहीं है, बट फिर भी वी शुड बी रेडी, है ना, कि कभी पूछ लिया जाए तो बता दें। एग्जाम में आज तक जितनी चीजें पूछी गई हैं वो तो हम कवर करेंगे ही, और उससे 10-20% चीजें थोड़ी सी आगे कवर कर लेंगे, सो दैट आने वाले 1-2 साल में आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो आप फंसेंगे नहीं, डोंट वरी। इफेक्टिव का फील नहीं आ रहा है बेटा, इसका फीलिंग आ रही है, ये स्प्रिंग लगा रखी है, ये स्प्रिंग लगा रखी है। स्प्रिंग क्या काम कर रही है सर, ये स्प्रिंग एक्चुअल में फोर्सेस ही प्रोवाइड कर रही है। तुम क्या निकाल लो, तुम इस फोर्स के टॉर्क निकाल रहे हो, कुछ स्टिफनेस मिला एस इंटू बी स्क्वायर। अब सेम स्प्रिंग अगर मैं इसको बी लोकेशन पर न लगा के कहीं और किसी और लोकेशन पे लगा देता, तो तुम्हें क्या लगता है इसी स्प्रिंग के अब जो स्टिफनेस सिस्टम को रिस्टोर करने की कैपेसिटी है वो बदल गई होती। और ध्यान से, जो बच्चे कह रहे हैं अजय कुमार कि सर इफेक्टिव वाली चीज क्या है समझ में नहीं आ रही है, सेम रॉड
अभी आप रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जनरली आप बोलते हो mr²/12। लेकिन अगर आप इस रॉड को हिंज कर दो इसके अबाउट, तो अब सिस्टम का इनर्शिया चेंज हो गया। किसी और पॉइंट के अबाउट हिंज कर दो, इनर्शिया फिर चेंज हो गया। किसी और पॉइंट के अबाउट कर दो, अब फिर से चेंज हो गया। तो आप इस समय इनर्शिया किस जगह से ले रहे हो वो चेंज हो सकता है। इसलिए मैं इफेक्टिव इनर्शिया टर्म की बात कर रहा हूं, इफेक्टिव टर्म्स की बातें कर रहा हूं। जैसे ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का काम क्या है, फोर्सेस प्रोवाइड करना, ठीक है। इसी सिस्टम में स्प्रिंग को आपने यहां पर लगा रखा है, तो इट विल बी गिविंग यू सम डिफरेंट फोर्सेस। कहीं और लगा रखा होता तो इसका फोर्स कुछ और आया होता, फोर्स कुछ और आते तो ऑब्वियस सी बात है इसके टॉर्क कुछ और आते। तो स्प्रिंग तो वही है, स्प्रिंग की स्टिफनेस चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन स्प्रिंग अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग पोजीशंस पे लगाने से इस पूरे सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंजेस हमको दिख रहे हैं। इसीलिए हम स्प्रिंग के स्टिफनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इफेक्टिव स्टिफनेस की बातें कर रहे हैं यहां पर। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? एस थीटा क्या है? अरे बेटे ये बात तो हम लोगों ने देखी थी बचपन में, जो चाबी वाले खिलौने आते थे ना, जिसमें हम चाबी भरते थे, वहां पर इस तरीके की स्प्रिंग लगती है। ये स्प्रिंग काम किस तरीके से करती है? ये स्प्रिंग काम करती है कुछ इस तरीके से कि ये मान लीजिए कोई एक, बहुत ध्यान से देख लो सर, स्प्रिंग का एक एंड हमने यहां रखा हुआ है फिक्स, स्प्रिंग का एक एंड हमने फिक्स कर दिया है, समथिंग लाइक दिस। स्प्रिंग का एक एंड फिक्स कर दिया यहां पर ऐसे, और जो पूरा का पूरा क्वाइल है स्प्रिंग, वो यहां से घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए यहां पर कनेक्टेड है, इस पे कनेक्ट कर दिया है हेयर। अभी ये चुपचाप यहां पर बैठा हुआ है। अब अगर आप इस रॉड को उठा करके थोड़ा सा भी ट्विस्ट करोगे अपनी इस मीन पोजीशन से, अभी स्प्रिंग आपकी यहां दिख रही है हमको, और सॉरी ये जो रॉड है इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, इसके अबाउट रोटेट कर सकता है। अगले मोमेंट अगर आप इस चाबी को जब भरते हैं, चाबी भरने का मतलब कि आपने इसको कर दिया यहां पर, तो कितने लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो एंड है, कौन सा एंड सर, ये वाला एंड, ये वाला एंड, इसकी मजबूरी है इसको घूम के इधर आना पड़ेगा। तो ये जो पूरी की पूरी क्वाइल है स्प्रिंग, ये थीटा से ट्विस्ट हो गई, और जो पूरा का पूरा स्प्रिंग है ना, ये जितने अमाउंट से आप ट्विस्ट करोगे तो इट विल प्रोवाइड यू सम रेजिस्टिंग टॉर्क, और इसकी जो रेजिस्टिंग टॉर्क है इट विल बी इक्वल टू व्हाट, जो भी इसका स्टिफनेस है मल्टीप्लाइड बाई कितना आपने एंगुलर ट्विस्ट प्रोवाइड कर रखा है। जनरली हम लोग लीनियर स्प्रिंग की जब बात करते हैं, तो लीनियर स्प्रिंग जो होता है ना बेटा, ये इसके एंड को जब आप डिफ्लेक्ट करते हो बाई एक्स अमाउंट, तो ये कुछ रेजिस्टिंग फोर्सेस प्रोवाइड करता है आपको अपोजिट डायरेक्शन में। इसका जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। फोर्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट आता है एस इंटू एक्स, ये आपके सामने एक्सप्रेशन आता है। लेकिन यहां पर ये जो स्प्रिंग है ये सीधे सीधे टॉर्क प्रोवाइड करती है, और इसके जो टॉर्क है बेटा वो प्रोपोर्शनल टू थीटा होते हैं। आप जितना एंगल से ट्विस्ट कराएंगे उतना ही ये टॉर्क ज्यादा देगा, उतना ही ये अपोजिंग टॉर्क ज्यादा प्रोवाइड करेगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, यू विल बी हैविंग इक्वल टू सम कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को मैं टॉर्शनल स्टिफनेस बोल रहा हूं, दैट्स इट। इतनी सी बात। क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें आप लोगों को? क्या नहीं समझ में? ये लीनियर स्प्रिंग होती है, ये टॉर्शनल स्प्रिंग होती है। कर लो आपस में बात कर लो, पहले समझ लो, एक दूसरे को समझा लो। शायद हमसे नहीं समझ पा रहे हैं, तुम समझा लो पहले। ठीक है ना? सब लोगों को बात समझ में आ गई? ये बातें हो रही हैं जब चीजें रोटेशन करने वाली हैं। हाँ, मोहम्मद अली पूछ रहे हैं हिंज अगर L/2 पे होता तो क्या होता। तो अब आप जो भी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर आप टॉर्क मेथड यहां से बैठने की बजाय L/2 से बैठ करके लगा रहे होते। क्लियर है ये बात? ये क्वेश्चन सबको समझने के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन बेटे सिर्फ वही बच्चा समझ सकता है, बहुत हल्के से मैंने इसको बताया आपको। रीजन, इससे पहले हम लोग इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी बातें कर चुके हैं कि
उन सारी चीजों को बस मैंने यहां पर रख दिया एक साथ कि देखो ये हेलिकल हेलिकल स्प्रिंग भी है, कॉइल वाली स्प्रिंग भी है, ये स्प्रिंग है, डैम्पर भी लगा दिया, वेट के इफेक्ट ले लिए। अब इस सिस्टम को उठा करके तुम स्पेस में ले जाओ तो क्या होगा, वो बातें करने की हमको जरूरत ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल कर दें तो सर ये mg के इफेक्ट चले जाएंगे। मैं बस लिख देता हूं कि सेम सिस्टम को अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं, सेम सिस्टम को, तो सॉल्व नहीं करेंगे हम। सेम सिस्टम बस हॉरिजॉन्टल कर दिया, कैसा नजर आ रहा होगा सर? अबाउट सर्टेन पॉइंट आपने हिंज कर रखा है, यहां पर स्प्रिंग लगा रखी है, सारी बातें बिल्कुल वही हैं, ऐसा कुछ। ये स्प्रिंग लगा रखी है एस थीटा, ये यहां पर एक डैम्पर लगा हुआ है बेटे, समथिंग लाइक दिस, ए डिस्टेंस पे एक स्प्रिंग लगा देते हैं एस स्टिफनेस वाली, ये सी हुआ करता था। जो स्प्रिंग लगाई है दैट इज एट सम बी डिस्टेंस, कुछ भी चेंज नहीं होगा। द ओनली डिफरेंस विल बी कि सर अब ये जो दिख रही है ये आपके सिस्टम की इनिशियल पोजीशन है। थोड़ी देर बाद आपको, जब आप इस सिस्टम को छोड़ेंगे तो आपको सिस्टम की मीन पोजीशन कहीं यहां दिखाई पड़ रही होगी, सिस्टम की मीन पोजीशन ये नजर आ रही होगी, और सिस्टम जो है वो मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेगा यहां पर। एवरीथिंग विल रिमेन एग्जैक्टली सेम सर, आई थीटा डॉट डॉट प्लस सी ए स्क्वायर थीटा डॉट प्लस, अब mg वाले टर्म गायब है, बाकी सारी चीजें रहेंगी बेटे, एस थीटा प्लस एस इंटू बी स्क्वायर टाइम्स थीटा इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। सही लिखा है बेटे, जो पुरानी चीज लिखी थी उसी को कॉपी कर दिया मैंने यहां पर। बस इसमें mg वाले इफेक्ट गायब कर दिए मैंने, है ना। लाओ मैं उसको लिख देता हूं और 0 कर देता हूं। एक्सप्रेशन जो आपके सामने आ रहा है, लेट मी राइट इट लाइक, बस mg वाले टर्म को मैं 0 कर दिया यहां पर, खेल खत्म। अब समझ में आ गया आप लोगों को? अब सही है सर, जो mg वाले टर्म है वो 0 हो गए। अरे डिफिकल्ट जैसी क्या बात है यार, इससे पहले वाले क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने सॉल्व किए हैं तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग हेयर। और अब तो कॉमन डेटा क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए ये वाले, 4 नंबर में तुम्हारे सामने गेट में 4 नंबर का क्वेश्चन, इसी से तुम्हारे सामने इस तरीके का डायग्राम दे रखा है और तुमसे पूछ रहे हैं कि इस सिस्टम का इफेक्टिव डैम्पिंग कोएफिशिएंट निकाल के बताओ। सी का वैल्यू दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है, बस यूनिट्स का ध्यान रहे। ये चीजें न्यूटन पर मीटर पर सेकंड में दे रखी हैं, ये ए एमएम में दिया होगा, तो सब चीजों को मीटर मीटर में कन्वर्ट करके सी इंटू ए स्क्वायर कर लेना, ये हमारा हो गया इफेक्टिव डैम्पिंग कोएफिशिएंट। यूनिट का भी ध्यान रहे, इफेक्टिव डैम्पिंग कोएफिशिएंट 40 आ गया, 40। तो आंसर में देता है कि न्यूटन पर मीटर पर सेकंड है या फिर न्यूटन मीटर पर रेडियन पर सेकंड है। क्लियर है? बाकी बातें, अब सर इसको यहां हिंज नहीं करें, सर यहां हिंज कर दें तो क्या होगा, L/2 पे कर दें तो क्या होगा, इधर कर दें तो क्या होगा, एक और स्प्रिंग लगा दें तो क्या होगा, फिर वो सारे क्वेश्चन आप घर पे बैठ के आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट होने की जरूरत ही नहीं है। कहीं फिक्स करो, किसी भी पॉइंट के अबाउट हिंज करो। क्लियर है बात? अरे भाई ऑल क्लियर, सारे बच्चे जिनको समझ में आ गया एक बार चैट बॉक्स में ओके बोल दो तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? बाकी सारे बच्चों को समझ में आ गई चीजें? ऑल क्लियर? ऑल गुड? ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है, अब हम लोग बात करते, हो गया डैम्ड वाइब्रेशन हो गया। अब हम बात कर सकते हैं अटमोस्ट रियलिटी के बारे में, जिसके बारे में देखो, ये जो वाइब्रेशंस हैं ये खतरनाक नहीं है, ये खतरनाक नहीं है। नेचुरल वाइब्रेशन होता ही नहीं है जिंदगी में कभी। डैम्ड वाइब्रेशन, फ्रिक्शन अगर है तो ओवर डैम्ड क्रिटिकल डैम्ड वाइब्रेशन होगा नहीं। अंडर डैम्ड सिस्टम अगर है, फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम है, तो आप सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे, ये वाइब्रेट करेगा, बट बहुत देर तक थोड़ी करने वाला है, 5 सेकंड 6 सेकंड 10 सेकंड तक वाइब्रेट करेगा, उसके बाद ठंडा पड़ जाएगा, ये शांत हो जाएगा, रुक जाएगा।
10 सेकंड के वाइब्रेशन से कोई बॉडी नहीं मरती है। कोई बॉडी मरती है तब जब बहुत लंबे समय तक उस बॉडी के ऊपर वाइब्रेशंस रहते हैं। आज गाजर का हलवा 2 प्लेट खा लिया तो थोड़ी है कि शुगर से मर गए रात में। 2 प्लेट गाजर का हलवा खा लिया, क्या हुआ, बहुत शुगर खा ली थी, मर गए रात को, ऐसा थोड़ी है। लेकिन आप डेली 2 प्लेट हलवा खाते रहिए और अगले 10 साल तक खाते रहिए, उसके बाद तुम जरूर मर जाओगे। अब हम बातें कर रहे हैं फोर्स वाइब्रेशन के बारे में। डैम्ड वाइब्रेशन भी हमारे लिए खतरनाक नहीं है, याद रखिए, हमारे लिए खतरनाक नहीं है। हमारे लिए खतरनाक क्या चीज है कि जब किसी सिस्टम में कंटिन्यूअसली बहुत लंबे समय तक वाइब्रेशंस होते रहे। फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब आप बोल सकते हो कि सर अब हम अपने खिड़की और दरवाजों की बातें नहीं कर रहे हैं, अब हम फैन के इस ब्लेड को जिसको हम डिस्टरबेंस प्रोवाइड करते थे और ये वाइब्रेट करता था, हम इसकी भी बातें नहीं कर रहे हैं। अब हम बातें कर रहे हैं किसी ऐसे रियल सिस्टम के बारे में जहां पर सिस्टम के पास अपना मास है, सिस्टम के पास अपनी स्टिफनेस भी है, सिस्टम में कुछ नॉन जीरो फ्रिक्शन भी है, क्योंकि दुनिया के हर सिस्टम में फ्रिक्शन तो नॉन जीरो होता ही है, कुछ ना फ्रिक्शन कम हो सकता है, जीरो नहीं होगा, फ्रिक्शन भी है। और अब सिस्टम के पास अपना खुद का अनबैलेंस फोर्स भी है, कुछ अनबैलेंस्ड फोर्सेस भी हैं, अब ये भी जीरो नहीं है। सारी चीजों के इफेक्ट अब हम लोग देखने वाले हैं। और अपने दिमाग से एक चीज निकाल दो कि अब इस सिस्टम को हम कुछ डिस्टरबेंस प्रोवाइड करेंगे तो ये मोशन करेगा। अब हमको डिस्टरबेंस नहीं करना है, अब हमको क्या करना है, आपको अपने गाड़ी की, बुलेट की चाबी बस ऑन करनी है। और जैसे ही आप बुलेट का इंजन ऑन करते हो, बाइक का इंजन ऑन करते हो, अंदर कुछ ना कुछ पार्ट्स मोशन करना स्टार्ट करते हैं और उनकी वजह से कुछ अनबैलेंस्ड फोर्सेस सिस्टम में आते हैं। और इंजन के अंदर कोई छोटा सा पार्ट रेसिप्रोकेशन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, उसकी वजह से पूरी की पूरी बुलेट में झंझनाहट शुरू हो जाती है, पूरी की पूरी बुलेट वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देती है। अब हम लोग बातें कर रहे हैं इस वाइब्रेशन के बारे में। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिर्फ तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, ग्राफ तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन कितने बच्चे ये बात समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम के अंदर अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं तो आप अपनी बाइक को ऑन करके खड़ी कर दीजिए, जब तक उसके अंदर इंजन चलता रहेगा तब तक दुनिया की कोई ताकत उसके वाइब्रेशंस को रोक नहीं सकती है। यानी कि यहां पर वाइब्रेशन जब तक अंदर चीजें रनिंग कंडीशन में है, वाइब्रेशन रहेगा ही रहेगा। ये डैम्ड वाइब्रेशन की तरह नहीं है कि वाइब्रेशन हुआ और खत्म हो गया। तो फोर्स वाइब्रेशन में मैथमेटिकल चीजें हम करेंगे, उसकी वजह से जो रिजल्ट आएगा वहां से तो दिखेगा ही कि ये वाइब्रेशन कभी खत्म नहीं होते हैं, कभी नहीं खत्म होते हैं। खतरनाक यही वाले वाइब्रेशन है। आपकी बाइक, जब से आपने बाइक मैन्युफैक्चर की थी, कार मैन्युफैक्चर की थी, या दुनिया का कोई भी ऐसा मशीन जिसके अंदर रोटेटिंग पार्ट्स हैं, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स हैं, जब मैन्युफैक्चर किया और जैसे ही वो अपनी सर्विस में आता है, काम करने लगता है, तो अगले 10 साल तक लगातार वो वाइब्रेशन झेलने वाला है। और यहां पर वाइब्रेशन खतरनाक रोल प्ले करता है। बात समझ में आ रही? कोई मैथमेटिक्स नहीं की है, इतना तो हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब एक और चीज, अब इस पूरे मैथमेटिकल डेरिवेशन में कहीं पर अगर किसी चीज को मैं बोल दूं कि ये बेटे कांस्टेंट है, तो कुछ बच्चे ये भी चिल्लाएंगे कि सर कांस्टेंट है, हम पता कर लेंगे इनिशियल कंडीशन से, गोली मार देंगे हम। इनिशियल फिनिशियल कंडीशन नहीं है। इनिशियल कंडीशन किसे कहते थे तुम कि सर बॉडी मीन पोजीशन पे चुपचाप बैठी थी, हमने इसको टाइम टी इक्वल टू 0 पर डिस्टर्ब किया है, टाइम टी इक्वल टू 0 पर मैंने इसको कैसे छेड़ा है हमको मालूम है। क्या तुम यहां छेड़खानी कर रहे हो? क्या तुम यहां छेड़खानी कर रहे हो जिसकी वजह से वाइब्रेशन हो रहा है? सर नहीं कर रहे हैं। अबे जब तुमने कोई इनिशियल डिस्टरबेंस दिए ही नहीं है, तो यहां पर कोई बच्चा अगर इनिशियल कंडीशन ये नाम ले देगा बीच में तो बवाल हो जाएगा। अब नाम नहीं लेना है, अब नाम नहीं लेना है। अब यहां जो कुछ हो रहा है वो सब अपने मन से हो रहा है। बात समझ में आ रही है? हमने एक भी शब्द नहीं लिखा है, एक भी मैथमेटिकल टर्म नहीं लिखा है। अगर आप इतनी बातें समझ पा रहे हैं कि सर फोर्स वाइब्रेशन, कोई इनिशियल डिस्टर्बेंस की जरूरत नहीं है, कोई इनिशियल फिनिशियल कंडीशन नहीं आएगी, और ये वाइब्रेशन एक बार चालू होगा तो दुनिया की कोई ताकत, कोई माइकालाल इसको रोक नहीं पाएगा, ये वाइब्रेशन पूरी मशीन में बने रहेंगे। इतनी बातें अगर आप समझ पा रहे हैं तो बस समझ जाओ कि आप वाइब्रेशन सीख चुके हो। अब तो बस हम तुमको कुछ फॉर्मूले दिखाएंगे, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन वो दिखाएंगे, खेल खत्म, खेल खत्म। बहुत ध्यान से समझो। फोर्स वाइब्रेशन में ये सारी चीजें हैं, इन सबके इफेक्ट देख रहे हैं। दूसरी बड़ी बात एक और लिख देते हैं, सर नो इनिशियल डिस्टर्बेंस इज रिक्वायर्ड।
नो इनिशियल डिस्टरबेंस इज रिक्वायर्ड, डिस्टरबेंस देने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप बस आप इंजन ऑन करो और खेला चालू। नो इनिशियल डिस्टरबेंस इज नीडेड टू स्टार्ट द मोशन, अपने आप इंजन ऑन करो, वाइब्रेशन चालू, रुकने भी नहीं है, रुकने की कोशिश, रोकने की कोशिश मत करिएगा, ये वाइब्रेशन आप खत्म नहीं कर सकते हैं। बहुत ध्यान से, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर ये अनबैलेंस फोर्स होता क्या है और आते क्यों है इस सिस्टम में। किसी भी सिस्टम में अनबैलेंस फोर्स आता क्यों है? दुनिया में जितने भी सिस्टम्स हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ रोटेटिंग या रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स हैं, वो चीजें परफेक्टली बैलेंस नहीं है, हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि फिर से आप परफेक्ट बैलेंसिंग की तरफ जाओगे तो सिस्टम की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ध्यान से समझना, अनबैलेंस फोर्सेस जिसकी हम लोग बातें कर रहे हैं, ये एक नई चीज है। अच्छा, कुछ भी नया, सारे टॉर्क मेथड, फ्री बॉडी डायग्राम मेथड, सब कुछ वैसे ही रहने वाला है। एक बार आपको एक्सप्रेशन दिख गया सोल्यूशन, तो फिर सोल्यूशन को देख करके फ्रीक्वेंसी कहां होती है, एम्पलीट्यूड कहां होता है, सब वही बातें पुरानी जो कर चुके हैं वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बस अब हम दिखा रहे हैं कि यहां पर इसके क्या नए इफेक्ट आ रहे हैं, बस वो चीजें डिस्कस करनी, बाकी सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अनबैलेंस फोर्सेस जो आता है बेटा किसी भी सिस्टम में, ये दो चीजों की वजह से हो सकता है। या तो आपके सिस्टम में, आपकी मशीन के अंदर कुछ रोटेटिंग पार्ट्स हो, उनकी वजह से अगर कुछ अनबैलेंस फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं रोटेशनल अनबैलेंस फोर्सेस। रोटेशनल अनबैलेंस। और हो सकता है कि आपके सिस्टम में कुछ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स हो, जिसकी वजह से अगर कुछ अनबैलेंस फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं तो उसको आप रेसिप्रोकेशनल अनबैलेंस बोलते हो। रेसिप्रोकेशनल अनबैलेंस फोर्सेस। इसके अलावा और कोई मोशन होती नहीं। कोई भी मशीन, दुनिया की कौनो मशीन उठा करके देख लो, अंदर या तो कोई पार्ट कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा होगा या कोई पार्ट रेसिप्रोकेट कर रहा होगा, इसके अलावा कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता इसके अलावा। अब रोटेशनल अनबैलेंस की वजह से क्या मतलब है? आप लोगों को थ्योरी ऑफ मशीन अगर पढ़ाई होती हमने अभी तक, तो फिर शायद हम ये चीजें बहुत फास्ट तरीके से स्किप कर सकते थे, क्योंकि बैलेंसिंग चैप्टर आपने पढ़ रखा होता। हल्का सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लो कि सर मान लेते हैं कि कोई एक शाफ्ट है जो अपनी बियरिंग्स के अबाउट माउंटेड है। ये शाफ्ट हमने बियरिंग्स के ऊपर माउंट कर दिया है, और जैसे ही आपने बियरिंग्स लगा दी, बियरिंग्स, तो ये बात तय हो गई कि ये सिस्टम किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाला है। बियरिंग्स लग गई तो ये बात तय हो गई कि इस सिस्टम को अगर वाइब्रेशन करना है तो बियरिंग्स के सेंटर्स को कनेक्ट कर दीजिए। दिस इज गोइंग टू बी योर, बात समझ में आ रही है? ये आप लोगों का होने वाला है दिस। ये जो डॉटेड लाइन मैंने दिखाई है, ये आप लोगों की एक्सिस ऑफ रोटेशन होने वाली है। बियरिंग्स आपने फिट कर दी, ये तय हो गया कि किस एक्सिस के अबाउट आप रोटेट करेंगे। अब आप यहां पर जो शाफ्ट फिट कर रहे हैं, शाफ्ट के ऊपर रोटर फिट कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि वो सारी की सारी चीजें एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोइंसाइड करें। अगर नहीं कोइंसाइड करेंगी तो भी इन सबको रोटेशन इसी एक्सिस के अबाउट करना है। कोइंसाइड कर रही हैं बहुत अच्छी बात है, ये रोटेट करेंगे और कोई भी अनबैलेंस फोर्सेस डेवलप नहीं करेंगी। लेकिन अगर कोइंसाइड नहीं कर पा रही हैं, अगर बाई चांस ये जो शाफ्ट हमने बोला है तुमसे कनेक्ट करने को, ये परफेक्टली कोइंसाइड कर जाए तो मजा आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने जो शाफ्ट लिया है, मार्केट से जो शाफ्ट खरीद के लाए हो, वो तनिक सा भी टेढ़ा है, सर शाफ्ट जो लाए हो वो ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा है, तो जब आप इसको फिट करोगे तो गुरु इसको रोटेट तो इसी एक्सिस के अबाउट करना है। कौन सी? ये जो येलो डॉटेड लाइन है। बात समझ में आ रही है? तो आपने एकदम परफेक्ट शाफ्ट बना के खरीद लिया है, परफेक्ट शाफ्ट। अब इस शाफ्ट के ऊपर जो पुली लगाई होगी, गियर लगाया होगा, कुछ तो चीज लगाई होगी, वो भी माउंट कर ली। उसकी भी जिम्मेदारी आप ही की है कि भैया वो जो रोटेटिंग पार्ट यहां पर लगाइएगा, उसका सेंटर ऑफ मास भी एग्जैक्टली इसी एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा हो। सेंटर ऑफ मास इस शाफ्ट का और रोटर का कलेक्टिव सेंटर ऑफ मास अगर इसी एक्सिस के अबाउट है, इसी एक्सिस के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है। आप ओमेगा एंगुलर स्पीड से जब शाफ्ट को रोटेट करेंगे तो कोई भी इसेंट्रिसिटी यहां पर है नहीं, कोई भी मास
एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी पे है नहीं, तो कोई अनबैलेंस फोर्सेस नहीं आएंगे। परफेक्ट स्मूथ सिस्टम, मतलब इस सिस्टम को अगर चला दो और मैं बियरिंग पकड़ लूं हाथ में, तो ये सिस्टम रोटेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कोई अनबैलेंस फोर्सेस आएंगे ही नहीं यहाँ पर। जैसे बचपन में लटाई पकड़ते थे ना पतंग उड़ाते समय ऐसे, और लटाई घूम रही है, अनबैलेंस फोर्सेस नहीं है, तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि ये घूम रही कि नहीं घूम रही है। समझ रहे हैं? बट अगर किसी गलती की वजह से कहीं से, अगर इस सिस्टम का, ये जो सिस्टम बनाया है रोटेटिंग मासेस वाला सिस्टम, अगर इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा भी इसेंट्रिक है, सेंटर ऑफ मास कहीं यहां दिखाई पड़ रहा है, बहुत कम इसेंट्रिसिटी पे दिखा रहा हूं, तुमको दिखाने के लिए बड़ा कर दिया मैंने, ये गलती हो गई हमसे, मिस्टेक, जानबूझ के नहीं करते हैं, मिस्टेक बाई मिस्टेक। अगर वी आर एट दिस मच डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास कहीं यहां है ई इसेंट्रिक डिस्टेंस पे, तो अब कितने बच्चे महसूस कर पा रहे हैं? अगर गुरु तुम्हारा मास यहां लग रहा है ई डिस्टेंस पे, और ओमेगा से आप इसको घुमाना शुरू कर देंगे, तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, जो कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हमको दिखाई पड़ रहा है, एम ई ओमेगा स्क्वायर। और ये नीचे की तरफ नहीं है, ये तो अभी हमने मास नीचे दिखा रखा है इसलिए दिख रहा है आपको, नहीं तो इमेजिन करो ये आपकी शाफ्ट है, सेंटर ऑफ मास अभी हमको यहां दिख रहा है, तो ये रेडियली आउटवर्ड दिख रहा है। जब ये घूमते घूमते सेंटर ऑफ मास कभी यहां आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर घूम ही तो रहा है, तो ये जिस जिस पोजीशन पे आएगा फोर्स रेडियली उसी डायरेक्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये फोर्स कभी नीचे लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, कभी ऊपर, कभी इधर, तो ये फोर्स भी घूमता रहेगा। और किसी फोर्स जिसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहे, मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता रहे, इसी को तो डायनेमिक फोर्स कहते हैं। यही तो वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। स्टैटिक फोर्स से दिक्कत नहीं होती है, डायनेमिक फोर्सेस, जिन फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज होती रहे, मैग्नीट्यूड चेंज होता रहे, वही डायनेमिक फोर्सेस हैं, वही अनबैलेंस क्रिएट करते हैं सिस्टम में। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है सब लोगों को? अच्छा, बहुत ही ध्यान से समझो। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लग रहे हैं अभी फिलहाल हमने नीचे की तरफ दिखाए थे, इनका कोई एक कंपोनेंट लेना है। हमें ये देखना है कि सिस्टम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या अनबैलेंस फोर्स है, तो इस फोर्स का आप हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट ले लीजिए। हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट का मतलब होता है साइन थीटा या कॉस थीटा। अरे यार, साइन या कॉस कंपोनेंट लोगे, हॉरिजॉन्टल में ले रहे हैं या वर्टिकल में ले रहे हैं? हम देखना चाहते हैं कि जो मशीन है वो हॉरिजॉन्टल में कैसे वाइब्रेट कर रही है या वर्टिकल में किस तरीके से वाइब्रेट कर रही है। अगर हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस की बातें करनी है तो हम हॉरिजॉन्टल में कितना अनबैलेंस फोर्स है वो देख रहे हैं। तो इस ये जो फोर्स है इसका कंपोनेंट ले लीजिए। कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? इस फोर्स के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे बेटे? सर इस फोर्स के कंपोनेंट हमको दिखाई पड़ रहे हैं, इस फोर्स के कोई कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कहीं ले लीजिए, उसको मैं लिख रहा हूं अनबैलेंस फोर्स, एंड दैट विल बी रिटन एज एम ई ओमेगा स्क्वायर। मास ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स, ई इसेंट्रिसिटी, और ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड जिससे आपका सिस्टम रोटेट कर रहा है, दिस। और इसका कोई एक कंपोनेंट ले लीजिए, साइन या कॉस कंपोनेंट। मैं साइन कंपोनेंट ले लेता हूं, साइन थीटा। अच्छा, थीटा क्या है बहुत ध्यान से समझना सारे बच्चे। सर रोटेशन हो रहा है इस प्लेन में, मतलब इधर पे। अगर मैं तुमको ये दिखाऊं तो ये सर्कुलर इधर दिख रहा होगा आपको, ऐसा कुछ। बहुत ध्यान से देखो सर, आपका जो मास है वो मान लेते हैं स्टार्टिंग वाली पोजीशन से, फ्रॉम हेयर ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहे हैं, तो टी टाइम में इट विल ट्रेवल सम थीटा एंगल। बहुत ध्यान से समझना, ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहे हैं, तो अभी अगर मास यहां कहीं हुआ करता था तो टी टाइम के बाद ये थीटा एंगल ट्रेवल करके कहीं इस पोजीशन में दिखाई पड़ रहा होगा। तो कितना एंगल ट्रेवल कर गए हैं सर? थीटा एंगल ट्रेवल कर गए। इस थीटा को क्या मैं ओमेगा वेलोसिटी से टी टाइम में थीटा एंगल ट्रेवल किया है, तो क्या मैं लिख सकता हूं दिस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। अरे यार, वेलोसिटी ये है, टी टाइम में कितना एंगल ट्रेवल किया होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। फोर्स इधर लग रहा होगा, इसी फोर्स का ही तो कोई साइन या कॉस कंपोनेंट लिया है, तो अब इसको साइन थीटा लिखें या थीटा की जगह पर मैं ओमेगा टी लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात किसी बच्चे को? नो प्रॉब्लम एट ऑल, लिख सकते हैं। तो आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर एम ई ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी। कोई बच्चा जिद ना करे कि नहीं सर कॉस ओमेगा टी लिखोगे तो ये अलग चीज हो जाएगी। अबे साइन बोले या कॉस बोले, हमको चीजें एक ही दिखाई पड़ती हैं। साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन दोनों डिट्टो एग्जैक्टली सेम है।
ये बात अपने मन को समझा लो, दोनों में बस फेस डिफरेंस होता है 90 डिग्री का, कि कौन कहां से स्टार्ट हो रहा है, और कोई डिफरेंस नहीं है, बिहेवियर एग्जैक्टली सेम है। बात समझ में आ रही है? सारे बच्चे इस बात से एग्री करते हैं? अच्छा, एक और चीज मैं थोड़ी देर के लिए, जस्ट टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ कंफ्यूजन, ये जो रोटेटिंग मास है इसको मैं एम ना बोल करके एम डैश बोल देता हूं। क्यों? अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। अगर ये मास एम डैश है तो एम डैश ई ओमेगा स्क्वायर फोर्सेस लग रहे होंगे, और यहां पर एम डैश ई ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कुछ आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये क्यों एम डैश कर दिया हमने इसको, अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को ये बातें और समझ में आ जाएंगी। सिमिलरली बात समझ में आ गई कि अंदर कोई एक रोटेटिंग पार्ट है, परफेक्टली ये कोशिश करना कि सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोइंसाइड कर जाए। इसको कोशिश करने में सिस्टम की कॉस्ट बहुत बढ़ने वाली है। आप देखिए ना, आप जितनी महंगी गाड़ियां ले लेंगे, थोड़ी सस्ती गाड़ी ले लो, मारुति 800 ले लो, सेंट्रो ले लो, 5 लाख 6 लाख 8 लाख की रेंज में आती है, लेकिन गाड़ी का जब आप इंजन ऑन करते हो तो अंदर 3 सिलेंडर लगे हुए हैं, 3 पिस्टन है जो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं, कोई अंदर मोशंस हो रही हैं, उनको काफी हद तक बैलेंस करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो और गाड़ी का इंजन ऑन किया जाता है तो अंदर बैठे हुए पैसेंजर को वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, क्योंकि अंदर कोई चीज जो हिल रही है वो अनबैलेंस फोर्सेस क्रिएट कर रही है, और उसकी वजह से पूरी गाड़ी झंझना रही है, आपको वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिस्टम को परफेक्टली बैलेंस किया नहीं जा सकता, लेकिन जितना आप परफेक्शन की तरफ जाओगे उतना सिस्टम की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। आप थोड़े और पैसे खर्च करें, आपने अभी तक 8 लाख रुपए खर्च किए हैं, आप 20 से 25 लाख रुपए खर्च करो। आप जो किया मोटर्स के जो MG हेक्टर्स वगैरह लेटेस्ट जो टॉप वर्जन आए हैं उसके अंदर बैठिए, आपको थोड़े से कम, मतलब लगभग ना के बराबर वाइब्रेशन दिखाई पड़ेंगे, और 25 से 30 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। 4 पहिए सेंट्रो में भी थे, MG हेक्टर में भी है। अंतर सिर्फ इतना आ गया है कि यहां पर चीजें थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड बनाई गई हैं, बट अभी भी हल्के फुल्के वाइब्रेशन आपको दिखाई पड़ेंगे। आप थोड़ा और पैसा खर्च करिए, लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए के आसपास। अब आप पहुंच गए हैं मर्सिडीज और ऑडी के हाई एंड वर्जन में। अब आपने रोल्स रॉयस का कोई एक लोवेस्ट वर्जन टच कर लिया है। ये गाड़ियां इतनी हद तक बैलेंस कर दी गई हैं, अभी भी जीरो अनबैलेंस फोर्सेस हैं ये कह पाना मुश्किल है, बट इस हद तक इनको बैलेंस किया गया है कि आप इनका बोनट के ऊपर सिक्का रख दो, सिक्का 10 का सिक्का ऐसे खड़ा करके रख दो और इंजन ऑन कर लो और फुल रेस ले लो, उसके बाद भी सिक्का गिरता नहीं है। मतलब ऐसे ग्लास ले लो और ग्लास में अगर पानी भर के रख दो ना गाड़ी के ऊपर और इंजन ऑन कर दो, फुल रेस ले रहे हैं, तो आपको पानी में एक भी रिब्स वेव्स नहीं दिखाई पड़ेंगी। इस लेवल का परफेक्शन है। लेकिन फिर वही बात कि सेंट्रो 8 लाख रुपए की आती थी और रोल्स रॉयस का जिस वर्जन की हम बातें कर रहे हैं वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए का आता है। तो 8 लाख से 1.5 करोड़, बस इतना डिफरेंस आता है कॉस्ट में। अगर आप सिस्टम को बैलेंस करने पहुंच गए तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सिस्टम को, लगभग जितने भी सिस्टम्स हम लोग देख रहे हैं, कुछ ना कुछ अनबैलेंस फोर्सेस तो रहे होंगे, रहे ही होंगे। सिमिलरली इसी तरीके से रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स की वजह से भी अनबैलेंस फोर्सेस आते हैं। और वो कैसे आते हैं, इधर देखिए आप, ये पिस्टन है, बहुत ध्यान से, ये पिस्टन है, दिस इज द कनेक्टिंग रॉड, ये आपका क्रैंक है, और ये आपका गाड़ी का फ्रेम। क्योंकि जो सिलेंडर है इंजन का वो अपने गाड़ी के फ्रेम से माउंट कर रखा है ना, तो सिलेंडर बोल लो गाड़ी का फ्रेम बोल लो, एक ही बात है। आपकी गाड़ी के अंदर कोई पिस्टन है जो रेसिप्रोकेट कर रहा है, ये एम डैश मास रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, इधर इधर घूम रहा है, और क्रैंक जो है वो आपको ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किसी जनरल टाइम टी पर जब हमने देखा तो क्रैंक ने, ओमेगा वेलोसिटी से घूमता हुआ क्रैंक, ये टी टाइम में लगभग कुछ ये एंगल ट्रेवल कर चुका है, थीटा एंगल ट्रेवल कर चुका है, दिस थीटा एंगल इट हैज ट्रेवल्ड। और इसकी वजह से ये जो रेसिप्रोकेटिंग मास है, इसकी वजह से अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो डेवलप हो रहे हैं वो फ्रेम तक ट्रांसफर होंगे, और वो फोर्सेस हमेशा इसी लाइन के अलॉन्ग रहते हैं, लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलॉन्ग, और इसकी वैल्यू होती है एम डैश रेडियस ऑफ द क्रैंक इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा।
कॉस थीटा लिखें या थीटा को मैं ओमेगा इंटू टी लिख सकता हूं, एक ही बात है मेरे लिए। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो अनबैलेंस फोर्सेस लिखे जाएंगे, दैट अनबैलेंस फोर्स कैन बी रिटन एज एम डैश आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। एवरीबडी क्लियर और नॉट? हाउ आई एम राइटिंग थीटा इंटू ओमेगा टी? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है सर, ये फॉर्मूला कैसे आता होगा अभी नहीं बता सकते हैं। जब हम लोग डायनेमिक बैलेंसिंग की बात करेंगे ना, जब हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस की बात करेंगे थ्योरी ऑफ मोशन में, तब मैं आपको इसका डिटेल डेरिवेशन दिखाऊंगा। बट अभी फिलहाल के लिए आप इस बात को समझिए, महसूस करिए कि ये सर रेसिप्रोकेटिंग मासेस की वजह से भी अनबैलेंस फोर्सेस आते होंगे। और जितना हैवी ये रेसिप्रोकेटिंग मास होगा पिस्टन, उतने ही हैवी वाइब्रेशंस आपको, हैवी अनबैलेंस फोर्सेस आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ट्रैक्टर में बैठे होगा भी, ट्रैक्टर के अंदर इंजन काफी हैवी पावर का होता है। हैवी पावर का मतलब वहां पर नंबर ऑफ पिस्टन्स नहीं बढ़ाए गए होते हैं, वहां पर पिस्टन का साइज बढ़ाया गया होता है। और बहुत हैवी पिस्टन जब रेसिप्रोकेट कर रहा है तो ट्रैक्टर के वाइब्रेशन देखो, बैठो कभी, सारे शरीर के जोड़ों के दर्द खुल जाएंगे तुम्हारे, खत्म। मसाज के लिए आपको कहीं बहुत सोफिस्टिकेटेड पार्लर वार्लर जाने की जरूरत नहीं है। ट्रैक्टर में एक बार बैठ जाओ बस, पूरे शरीर के जोड़, जहां सर पीठ दर्द होती है, यहां दर्द होता है, खत्म। एक बार स्टीयरिंग पकड़ लो, मजा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? सारे बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि हाँ, अगर हमारे सिस्टम में कोई रोटेटिंग पार्ट है या कोई रेसिप्रोकेटिंग मास है, रोटेटिंग मास एम डैश मास रोटेट कर रहा है तो भी कुछ अनबैलेंस फोर्सेस प्रोवाइड करेगा। रेसिप्रोकेटिंग मासेस हैं तो इनकी वजह से भी कुछ अनबैलेंस्ड फोर्सेस डेवलप हो रहे होंगे। और इन फोर्सेस को अगर आप गौर से देखोगे तो ये दिखाई पड़ रहा है कि समथिंग, भाई एम डैश मास है, ई एसेंट्रिसिटी पे है, ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। मशीन आपकी 400 आरपीएम पे घूम रही है तो ये पार्ट तो कांस्टेंट हो गया। ये चीज साइन अलग अलग टाइम टी पर साइन कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट चेंज होते रहेंगे। सिमिलर बातें यहां पर हो रही हैं। एम डैश मास पिस्टन का मास, आर इज द रेडियस ऑफ क्रैंक, और ओमेगा स्पीड से अगर आपका क्रैंक घूम रहा है तो ये चीज तो कांस्टेंट हो गई। फिर से ये साइन या कॉस कंपोनेंट है, ये फ्लक्चुएशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं वो या तो वो आपको इस तरीके से देगा कि एम डैश मास ई सेंट्रिसिटी पे ओमेगा से घूम रहा है, किस वेलोसिटी से घूम रहा है, तो आप इस तरीके से एक्सप्रेशन लिख लेंगे। या फिर कभी कभी डायरेक्टली वो दे देता है कि सुनो भाई, कोई मेहनत नहीं करनी, अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो आप लोगों को समथिंग एफ नॉट साइन ओमेगा टी इस तरीके से दे रखा है। क्या मतलब है? ये जो एफ नॉट दिया हुआ है ये आपको बता रहा है कि फोर्स का एम्पलीट्यूड कितना है। ये एफ नॉट बता रहा है फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू कितनी रही होगी उस फोर्स की। मैक्स टू मैक्स ये फोर्स 100 न्यूटन का फोर्स है और वो फ्लक्चुएट कर रहा है। साइन या कॉस, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग फ्लक्चुएशन। और फ्लक्चुएशन किस फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी आपको ओमेगा दे रखी है। ओमेगा का मतलब फोर्स की फ्रीक्वेंसी, फोर्स किस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है। और फोर्स की फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में अंदर रोटेटिंग पार्ट की या रेसिप्रोकेटिंग पार्ट की ये एंगुलर वेलोसिटी को शो कर रहे हैं। ये इसी को हम लोग एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं बेटा, एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही है? 100 न्यूटन का फोर्स किस वेलोसिटी से घूमते हुए शाफ्ट के ऊपर डेवलप हो रहा है, इस तरीके से आपका अनबैलेंस फोर्स लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है? कई बार ये आपको या तो इस तरीके से दे देंगे कि डायग्राम दे रखा है कि ये 4 किलो का मास इतनी डिस्टेंस पे 400 आरपीएम से घूम रहा है, तो आप बड़े आराम से ये एक्सप्रेशन बना लोगे, करेंगे सर बड़े आराम से। या फिर कभी कभी वो आपको वेव फॉर्म में चीजें दे देते हैं। वेव फॉर्म मतलब समटाइम्स अनबैलेंस्ड फोर्स इज गिवन इन वेव फॉर्म, ऐसा कुछ। वो आपसे बोलेगा कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स जिसकी आप लोग बातें कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है बेटा। फोर्स कैसे नजर आ रहा है, फोर्स कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, कैसे वेरी कर रहा है, दैट इज गिवन लाइक दिस, इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है फोर्स आपको। इसमें लिख देंगे कि सर ये वैल्यू आपको 100 न्यूटन दिखाई पड़ रही है,
100 न्यूटन, यानी कि 100 न्यूटन इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स। और वो बता देंगे कि भाई ये जो डिस्टेंस नजर आ रही है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जिसको आप लोग वेव लेंथ भी बोलते हैं, ये लैम्डा आपको दे रखा है कुछ तो 5 मीटर वेव लेंथ। और वेव फ्रंट की जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी आप लोगों को दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने आप लोगों को एक ग्राफ दिखाया था, एनिमेशन दिखाया था, आई होप यू रिमेंबर, 10 मीटर पर सेकेंड। अब एनिमेशन अभी मेरे पास नहीं है, दिखाऊंगा नहीं, बट याद करो, एनिमेशन मैंने आप लोगों को दिखाया था, जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वेव फ्रंट की वेलोसिटी क्या होता है। वेव फ्रंट की वेलोसिटी एक्चुअल में कोई एक पार्टिकल है जो सच में सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन करते टाइम वो साथ साथ में इधर पे ट्रेवल भी कर रहा है। वहीं से तो आपको साइन कर्व दिखाई पड़ता है, साइन या कॉस कर्व। तो जिस वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा है वो वेलोसिटी है जिसको हम लोग वेव फ्रंट की वेलोसिटी, याद आ नहीं है बेटा बातें? तो वेव फ्रंट की वेलोसिटी दे रखी है, और लैम्डा दे रखा है वेवलेंथ, जिसको आप लोग बोलते हैं दिस, जिसको आप लोग वेवलेंथ बोलते हैं। ये आपको दे रखा है। अगर आपको वेवलेंथ पता है, स्पीड पता है, तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। यानी कि अरे भैया यहां से यहां तक पहुंचने में, एक वेव कंप्लीट करने में इस स्पीड से कितना टाइम लगा होगा, टाइम निकाल लो, टाइम पीरियड पता चल जाएगा यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा। टाइम पीरियड कैन कैन वी राइट? टाइम पीरियड कैसे लिखा जाता है? v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। v स्पीड से लैम्डा डिस्टेंस टी टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, तो v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। तो टी कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई वी। लैम्डा बाई वी, लैम्डा कितना है बेटे? दिस इज 5। वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको? सर वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। ये कितना हो गया? 0.5 सेकंड। ये आपका निकल के आ गया टाइम पीरियड। अगर आपको टाइम पीरियड पता चल गया तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी कितना हो जाएगा? 2 पाई डिवाइड बाई 0.5। कितना वैल्यू आ गया? दिस इज 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ये निकल गया आपका ओमेगा का वैल्यू। अगर आपको एम्पलीट्यूड पता है, ओमेगा पता है, तो क्या बच्चे में हम बड़ी आराम से अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू F0 100 इंटू साइन के फॉर्म में दिख रहा है, तो साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 4 पाई टी। ऐसे लिख सकते हैं क्या? दिस मच न्यूटन। अरे बोलो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? वेव फॉर्म में अगर दिया है तो भी हम यहां से अनबैलेंस फोर्स को एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरीबॉडी इज क्लियर? अरे कुछ रैंडम सी बातें कर रहे हैं भैया। जयश्री दत्ता, कुछ भी टफ नहीं बेटे, ये कोई नई बातें थोड़ी है, ये हम पहली बार थोड़ी पढ़ा रहे हैं। ये तो तुमको तुम्हारे 12th वाले टीचर को पढ़ाना चाहिए था। तुमने 12th में मेहनत नहीं करी है, इसलिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। नहीं तो ये बातें तो हम ऐसे बोलते कि आप लोगों को पता होगा कि वेव फॉर्म से वी कैन राइट एक्सप्रेशंस, और तुम बोलते हाँ सर मजा आ गया जिंदाबाद। तुमने जिंदाबाद नहीं बोला, इसलिए हमको यहाँ पर जाना पड़ा। ठीक है ना? अरे ये बातें तो जब हम तुमसे करते हैं ना इस तरीके की, तो तुमको तो तुम्हारे स्कूल के दिन याद आ जाने चाहिए कि वाह सर क्या बात है। ऐसी चीजें वहां पर भी मैडम कुछ पढ़ाया करती थी, बट हम पीछे टिफिन खोल करके पराठे खा रहे होते थे। यूपी बोर्ड में नहीं पढ़ाते। यूपी बोर्ड की तो हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है कि क्या ही बोले, है ना? हमें लगता है कभी कभी कि हमको बोर्ड के भी प्रिपरेशन में उतरना पड़ेगा। ठीक है। नहीं पढ़ा, पहले नहीं समझ में आई, अब समझ में आ रही बातें। अगर कोई पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा के बच्चे हैं जिन्होंने कॉलेज में 12th ट्वेल्थ नहीं किए हैं, उन लोगों को भी ये चीजें समझ में आ रही, कुछ समझ में आ रहा है। देखो ये बातें जब तक आप इस पे एग्री नहीं करोगे मेरे साथ, तो इसके आगे की बातें करना बेकार है। ऑल कंफर्टेबल? ऑल कंफर्टेबल? अरे हाँ, यहाँ तो बच्चे कह रहे हैं सर हम तो कोरोना में 12th पास किए हैं। पास भी नहीं किए, पास कराए गए हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करो, ठीक है सबको नंबर दो, भर भर के नंबर दो। ऑल गुड?
ठीक है, चलो। बहुत 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 ध्यान से। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में या फिर वेव के फॉर्म में? मतलब यार कोई अनबैलेंस्ड फोर्स है, फ्लक्चुएटिंग फोर्स है, उसको साइन या कॉस के टर्म्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? सब लोग समझ गए इस बात को? चलो थोड़ी सी बात और आगे कर लेते हैं। अब हमको थोड़ा देसी एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम जो बातें कर रहे हैं ना, वो हम हमारे घर में एसी जो लगा है, चलो एसी नहीं, थोड़ा गरीबी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। कूलर तो देखा होगा मेरी जान, कूलर। कूलर ये दिखाई पड़ रहा है हमको हमारे घर का, सर ई है हमारे घर का कूलर, जिसको आपने दीवार पे मस्त फिक्स कर दिया है स्टैंड स्टैंड के साथ में, है ना? स्टैंड के ऊपर पानी वानी भर के ये आपने कूलर स्टैंड के ऊपर लगा दिया है। ये पूरा का पूरा कूलर जिसका मास m दिख रहा है, इस कूलर के अंदर एक खूबसूरत सा फैन लगा रखा गया है। फैन कुछ ये दिखाई पड़ रहा है हमको, ऐसा कुछ फैन दिखाई पड़ रहा है। ये अंदर का जो फैन है, बहुत ध्यान से समझना, पूरे कूलर का मास m है। 100 किलो का पूरा कूलर है हमारा, और इस 100 किलो कूलर के अंदर 10 किलो का अंदर हमको मोटर दिखाई पड़ रही है। अंदर जो चीज है उसका मास मैं m डैश बोल रहा हूं, ये m डैश मास हमको दिखाई पड़ रहा है यहां पर। कुछ बच्चे यहां ट्यूशन जब देता है ना तो पगला जाते हैं बच्चे। वो तुमसे कहता है कि 100 किलो का कूलर है, इसके बारे में बातें करनी है, और इसके अंदर कोई 10 किलो का पार्ट है जो रोटेट कर रहा है। तो पहले तो आधी जनता बोलती है कि सर टोटल मास ऑफ द कूलर कितना हो गया? 110 किलो। अबे टोटल मास कूलर का 110 किलो नहीं हो गया, कूलर का मास तो 100 किलो उसने बोल ही दिया है, उसके अंदर 10 किलो की कोई चीज घूम रही है, तो टोटल मास 100 किलो ही है। 110 मत कर देना, मत कर देना। समझ रहे हो? पहली गलती आप यही करते हैं। और हम कितना भी तुमसे बता लें चीख चीख के, लेकिन हमको मालूम है कि तुम गलत करके आओगे, तुम हमारी उम्मीदों पे बिल्कुल खरे उतरोगे, तुम यहीं पर गलती करके आओगे कि सर एम और एम डैश हमने ऐड कर दिया था, नहीं करने थे। कूलर जिसका मास एम है, उसके अंदर कोई एम डैश मास रोटेशन कर रहा है, और ये परफेक्ट बैलेंस नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, कोई रोल्स रॉयस ने बना के तो दिया नहीं है कि परफेक्ट बैलेंसिंग करनी जरूरी है हम लोगों को यहाँ पर। रोल्स रॉयस भी जो टरबाइन ब्लेड्स बनाता है ना हवाई जहाज वगैरह में, उसको तो वो बैलेंस कर नहीं पाते, जिनकी कीमत 6 करोड़ 8 करोड़ रुपए होती है एक एक जेट इंजन की, उसमें तो वाइब्रेशन होते ही हैं, उसको तो बैलेंस कर नहीं पाए, तो इसको कौन बैलेंस करेगा? है ना? तो ये एम डैश का मास ई सेंट्रिसिटी पे एम डैश मास ई सेंट्रिसिटी पे ओमेगा वेलोसिटी से घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा था, तो एम डैश ई ओमेगा स्क्वायर, और इसका कोई कंपोनेंट ले लो तो साइन या कॉस कंपोनेंट साइन ओमेगा टी। दिस इज हाउ अनबैलेंस्ड फोर्सेस वर डेवलपिंग। अब इस कूलर के अंदर ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस डेवलप हो रहे थे, हमको ये देखना है कि हमारा कूलर किस तरीके से ये वाइब्रेशन कर रहा होगा। अंदर जो फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं वो ये हैं, इसकी वजह से कूलर किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है हमको वो चीज देखनी है। बहुत ध्यान से समझना। अब इस रियल सिस्टम को अगर मैं इक्विवेलेंट मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू इक्विवेलेंट स्प्रिंग मास सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहूं तो कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तुम्हारे इस कूलर को हमने, कूलर की स्टिफनेस कितनी है वो बना ली। सर कूलर की जो बॉडी है इसकी स्टिफनेस है ना कुछ, तो कूलर की स्टिफनेस कितनी है वो हमने स्प्रिंग से रिप्रेजेंट कर दी है। कुछ कहीं से फ्रिक्शन यहां डेवलप हो रहे होंगे, तो वो फ्रिक्शंस भी हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं कुछ इस तरीके से। कूलर की बॉडी जिसका आप किसका वाइब्रेशन देख रहे हो? फैन का नहीं, हमको इस पूरी कूलर की बॉडी का वाइब्रेशन देखना है। आप इस एम मास का वाइब्रेशन देख रहे हो, तो ये है वो एम मास जिसका हम वाइब्रेशन देख रहे हैं। स्टिफनेस हमको एस दे रखी है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट हमको सी दे रखा है, और मीन पोजीशन ऑफ द सिस्टम हमको ये दिखाई पड़ रही है। ये आपके सिस्टम की मीन पोजीशन है, और जैसे ही आपने कूलर स्विच ऑन किया है, इसके ऊपर कुछ अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगना शुरू हो गए हैं। ये जो फैन घूमेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कभी अनबैलेंस फोर्स नीचे दिख रहा है, घटते घटते ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो अनबैलेंस फोर्सेस यही तो दिखाई पड़ रहे होंगे। तो अनबैलेंस फोर्सेस हमको नजर आ रहे हैं कुछ ये। जब किसी जनरल टाइम टी पर जब हमने देखा, तो इस ब्लॉक के ऊपर, इस मास के ऊपर
कुछ अनबैलेंस फोर्सेस लग रहे होंगे, दिस इज अनबैलेंस फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है एफ नॉट साइन ओमेगा टी। कूलर ऑन किया, ये फोर्सेस लगना शुरू हो गए, इसकी वजह से मास हमारा वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आ रही है? यहां ये रियलिटी है, रियलिटी को हमने इस तरीके से कन्वर्ट किया है। सारे बच्चे ये बात समझ पा रहे हैं? ये बात समझ पा रहे हैं? रियलिटी ये थी, हमने इसको कन्वर्ट किया है इस तरीके से। कुछ भी नया नहीं करना है, सारी बातें वही जो हम लोग बचपन से करते चले आ रहे हैं। क्लियर है बेटा ये बात? ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? अरे सर अब तो हमको मालूम है। इसके बाद वही बातें कि किसी जनरल टाइम टी पर जब हमने देखा, इस पूरे बातचीत के दौरान ये मत भूल जाना कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, हमको इस मास की स्टडी करनी है, यानी कि हमारा कूलर कैसे वाइब्रेट कर रहा है हमको वो देखना है। किसी जनरल टाइम टी पर जब हमने देखा तो ये मास हमको अपनी मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे एक्स डॉट वेलोसिटी से एक्स डबल डॉट एक्सेलरेशन से फर्दर नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लगाइए, कौन कौन से फोर्सेस दिखाई पड़ेंगे सर? फोर्सेस क्या नजर आ रहे होंगे? ये आपकी मीन पोजीशन होती है, सर ये आपकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से आप कहां पर दिखाई पड़ रहे हैं? हम मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे आ चुके हैं, कहीं यहां, समवेयर हियर, आई हैव कम हियर। कितना डिस्टेंस पे सर? मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे हम आ चुके हैं और वी वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक्स डॉट वेलोसिटी से एक्स डॉट डबल डॉट एक्सेलरेशन से। क्या क्या फोर्सेस लगते हुए दिखाई पड़ेंगे सर? एक्स डिस्टेंस पे है तो स्प्रिंग कुछ फोर्सेस ऑफर करेगी, कितना? इधर पे एस इंटू एक्स। वी वेलोसिटी से नीचे मूव कर रहे हैं तो डैम्पर अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्सेस ऑफर करेगा, सी इंटू एक्स डॉट। और कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं लाइन ऑफ मोशन में, मोशन के डायरेक्शन में? सर ये हमको अनबैलेंस फोर्स भी तो दिख रहा है नीचे की तरफ लगता हुआ। सर ये फोर्स लग रहा है यहां पर एफ नॉट साइन ओमेगा टी। सारे फोर्सेस जो दिख रहे थे सब लगा दिए। अब बुलाओ डीएल अम्बट भैया को, हर बार की तरह एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये इनर्शिया फोर्सेस लगाएंगे, इनर्शिया फोर्सेस एम एक्स डबल डॉट, और सब कुछ जीरो कर देंगे, सारा समेशन जीरो हो जाएगा। तो ऑल दीज फोर्सेस का समेशन इज गोइंग टू बी जीरो। दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये अपोजिट है तो माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो, और ये माइनस है तो इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? यू विल बी हैविंग एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है बेटे? एम एक्स डबल डॉट एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स माइनस का एफ नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो। यू हैव गॉट दिस इक्वेशन। इसको उठा के उधर ले जाओ, क्या मिलेगा? एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। हो गया, खेल खत्म, दैट्स इट। आप इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब मैं इसको सस्पेंस क्रिएट नहीं करूंगा कि ये किसी ऐसे सिस्टम की मोशन का इक्वेशन है, वाइब्रेशन है कि नहीं हमको नहीं पता, बाद में देखेंगे। अरे सर अब क्या नाटक करना, अब तो हमको मालूम है कि अगर अनबैलेंस फोर्सेस हैं तो कूलर, हमारे घर के कूलर का एग्जांपल ले लो ना, हमको मालूम है हमारे घर का कूलर जब चलता है ना तो झंझनाता ही है। अब हमको मैथमेटिकल इक्वेशन से नहीं पता करना है कि वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब हमको मालूम है कि हो रहा है, तो हम सीधे सीधे बोल दें कि ये हमारे फोर्स वाइब्रेशन की इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। इक्वेशन ऑफ फोर्स वाइब्रेशन बन गई इक्वेशन। हर बार की तरह m से अगर मैं डिवाइड कर दूं, इसका कोएफिशिएंट यूनिट कर लूं, डिवाइड करो m से, क्या मिलेगा? x डबल डॉट प्लस c बाई एम एक्स डॉट प्लस s बाई एम एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी। c बाई एम को हम क्या लिख सकते हैं? 2 जीटा ओमेगा n, x डबल डॉट प्लस 2 जीटा ओमेगा n x डॉट, और s बाई एम को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा n स्क्वायर x इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ये भी एक तरीका है लिखने का।
स्टिफनेस बच्चे पूछ रहे हैं किसका ले रहे हो? आप ही लोग जवाब दे दो, स्टिफनेस किसका लिया गया है बेटा? यहां पर सारे बच्चे बताओ, स्टिफनेस आपने किस बॉडी का लिया है? आप जिसका वाइब्रेशन देख रहे हो, किसका वाइब्रेशन देख रहे हो? सर कूलर की बॉडी कैसे वाइब्रेट कर रही है उसको देख रहे हैं ना। क्यों वाइब्रेट कर रही है? क्योंकि अंदर कोई एम डैश मास की कोई चीज थी जो घूम रही थी, जो डिस्टर्ब कर रही थी। स्टिफनेस तो हमने कूलर की बॉडी का लिया है ना, कूलर की बॉडी का। अब जो बातें हम कूलर के लिए कर रहे हैं, यही बातें आपकी वॉशिंग मशीन के लिए, फ्रिज के लिए, लैपटॉप में अंदर फैन चलता है, उस फैन की वजह से वाइब्रेशन पूरी लैपटॉप की बॉडी में आते हैं। तो लैपटॉप की बॉडी का वाइब्रेशन देख रहे हैं, तो लैपटॉप की बॉडी का स्टिफनेस आपको कैलकुलेट करना है। बाइक की बातें करें तो बाइक का स्टिफनेस देखना है। कार की बातें करें तो कार का स्टिफनेस देखना है। अंदर फोर्स किसकी वजह से डेवलप हो रहा है? वो एम डैश मास की वजह से हो रहा है। इस छोटे से फैन की वजह से बदतमीजी हो रही है। वाइब्रेशन हम इस बॉडी का देख रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो मीन पोजीशन पे जो कूलर की बॉडी हमको इधर दिखाई पड़ती है ना, चुपचाप रखी हुई, चुपचाप रखी हुई ऐसी ये दिखाई पड़ रही है। ये अगर मैं टॉप पोजीशन की बात करूं सर, ये अगर हम इस पे हाथ रखें अपना, तो जब हमारा कूलर चलता है तो ये पोर्शन वर्टिकल कैसा वाइब्रेशन कर रहा है, ये कैसे कैसे जा रहा है, ये कैसे ऊपर नीचे मूव कर रहा है, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? और जब तक कूलर चलता रहेगा ये वाले वाइब्रेशन होते रहेंगे। फ्रिक्शन जहां से भी आया है वहां से सारा फ्रिक्शन हमने यहां पर ऐसा सिंबल रिप्रेजेंट किया है। आसपास की एयर का फ्रिक्शन होगा, इस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स का रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है, मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन तो रहेंगे ही रहेंगे यहां पर। बात समझ में आ रही है? ऑब्वियस सी बात है, अंदर जो फैन है ये माउंटेड तो आपकी इस बॉडी के साथ ही है, तो इस फैन के अनबैलेंस फोर्सेस जा तो आपकी बॉडी में ही रहे होंगे। देखो ना इधर पे, इधर आ जाओ सर। कोई भी रोटर हो, कोई भी रोटर हो, रोटर को आपने आखिर बियरिंग्स के ऊपर माउंट किया होता है ना, और ये बियरिंग तो आपके फ्रेम से कनेक्टेड है। तो जब ये रोटर अनबैलेंस फोर्सेस क्रिएट करेगा तो ये बियरिंग्स पे ट्रांसफर होंगे। बियरिंग हिलेंगी तो अपने साथ पूरे के पूरे फ्रेम को हिला देंगी। दैट्स इट। यस अशित, एब्सोल्युटली करेक्ट। एम डैश का सिर्फ इतना रोल है कि आप अनबैलेंस फोर्सेस कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पर। बात समझ में आ रही है? हमारे लिए सिस्टम क्या है, आप किस किस चीज का मोशन देख रहे हो? सर हम मोशन देखना चाहते हैं इस कूलर की बॉडी का। अच्छा, इस पे अनबैलेंस फोर्सेस किसकी वजह से आ रहे हैं? सर इसके अंदर कोई एक चीज है इसकी वजह से आ रहे हैं। आप बस ये निकालो कि अनबैलेंस फोर्सेस आए क्यों हैं। सर यहां पर अनबैलेंस फोर्सेस इसके अंदर ही कोई चीज थी उसकी वजह से आए हैं। तो बस ये अनबैलेंस फोर्सेस का एक्सप्रेशन आपको दे दे। कई बार वो आपको अनबैलेंस फोर्सेस बाहर से दे देगा। अरे जरूरी थोड़ी है कि बॉडी के अंदर से अनबैलेंस फोर्सेस आए हों। समझिए हमारी बात को। अनबैलेंस फोर्सेस कहीं से भी आ सकते हैं। सर बगल में जनरेटर चल रहा है, इस जनरेटर से वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, और इस जनरेटर के वाइब्रेशन ये ट्रांसफर हो रहे हैं यहां तक। तो ये कूलर हमारा चल नहीं रहा है, कूलर हमारा चल नहीं रहा है, लेकिन बगल में कोई चीज रखी हुई थी जिसकी वजह से इस कूलर में अनबैलेंस फोर्सेस ट्रांसफर हो रहे थे, तो कूलर झंझना रहा है। तो कुल मिला के तुम बस ये बताओ अनबैलेंस फोर्सेस कितने हैं। अंदर से आ रहे हैं तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, बाहर से आ रहे हैं तो वो एक्सप्रेशन दे देगा कि भैया कोई एक बॉडी है, ये अनबैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं। अब बताओ वाइब्रेशन की मोशन, वाइब्रेशन के बारे में आपको क्या कहना है? क्वेश्चन पे अभी मत जाओ, अभी तो बस अब आप ये फील करो कि हाँ सर कूलर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल यस सर। एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखा जाता है? सर ये तो पुरानी बातें हैं, एम एक्स डबल डॉट सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स इज इक्वल टू 0 होता था, अब इज इक्वल टू में समथिंग आ रही है बातें। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर अनबैलेंस्ड फोर्स तो इसकी डायरेक्शन तो चेंज होती रहेगी ना। आप देखो इधर पे, सर इसकी डायरेक्शन तो चेंज होती रहेगी। कभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर दिख रहा है, जब आप इधर चले जाएंगे तो इसका कंपोनेंट कुछ छोटा सा दिख रहा होगा, जब आप ऊपर चले जाएंगे तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, जब आप इधर चले जाएंगे तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर हो जाएगा ना। तो कभी ये इधर होगा, कभी ये इधर होगा। आपने नीचे ही क्यों बनाया है? बट हमने नीचे बना दिया है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, साइन की अलग अलग वैल्यूज के लिए कभी साइन नेगेटिव आ जाएगा, जब नेगेटिव आ जाएगा तो तुम ऊपर कर देना। हमने एक जनरल बात लिख दी है, समझ रहे हैं? अब ये साइन कभी 0 हो रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी निगेटिव हो रहा है, दैट विल डिसाइड कि ये नीचे लग रहा है कि ऊपर लग रहा है।
ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? बच्चे इतना डूब गए हैं। अब ये वाइब्रेशन खत्म करने के बाद तुरंत जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे कि सुनो अब हम वाइब्रेशन में इतना सब कुछ सीख चुके हैं कि वाइब्रेशन एनालिसिस की किसी को जॉब करवानी तो हमसे करा लो। क्वेश्चन सॉल्व हो ना हो हमसे वो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब हमको फीलिंग आ चुकी है अब हम कूलर को डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम सीख चुके हैं। एवरीबॉडी इज क्लियर? संकेत बोल रहे हैं कि अगर अनबैलेंस फोर्स का डायरेक्शन चेंज ना हो। देखो अनबैलेंस फोर्स हम किसको कहते हैं? अनबैलेंस फोर्स, कंफ्यूज मत होइए आप, अनबैलेंस फोर्स कहते किसे हैं बेटा? हम फोर्स का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर आप रोटेटिंग मासेस की बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझ लो सर, मजबूर कर दिया आपने कि नहीं नहीं सर कुछ और बातें करनी पड़ेंगी हमको अभी। ये आपका एक ऐसा कुछ इमेजिन कर लीजिए, शाफ्ट है, इसके ऊपर कोई एक मास है जो इसेंट्रिक रोटेट कर रहा है एट एनी डिस्टेंस। बहुत ध्यान से समझना, एट एनी डिस्टेंस यहां पर कोई एक मास है जो आपको रोटेशन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है आर डिस्टेंस पे। बहुत ध्यान से समझो बेटा, आर डिस्टेंस पे एम मास है, ओमेगा वेलोसिटी से आपको रोटेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जो बातें हो रही थी सर, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर स्टार्टिंग में हम एंगल वेंगल यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं सर। ये ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत 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 ध्यान से समझना। ओमेगा वेलोसिटी से आप घूम रहे हैं किसी जनरल टाइम टी पर, आप ये थीटा एंगल ट्रैवल कर चुके हैं। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, थ्री में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थीटा एंगल आप ट्रैवल कर रहे हैं, ये थीटा एंगल, बहुत ध्यान से, ये है थीटा एंगल। कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जो कि अनबैलेंस्ड है सर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ये, क्या है वैल्यू? एम आर बोल दिया है आपने इसको, अगर ई बोल देते, चलो ई बोल देते हैं क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ई डिस्टेंस पे हैं आप, कितना फोर्स लग रहा है? एम ई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशन की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल, रोटेशन की वजह से जो अनबैलेंस फोर्स आता है वो कैसा होता है सर? रोटेशन की वजह से जो अनबैलेंस फोर्सेस आते हैं उनका मैग्नीट्यूड हमेशा एम ई ओमेगा स्क्वायर रहता है। मैग्नीट्यूड ये कांस्टेंट रहता है, डायरेक्शन इसकी चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली। ये बात तो महसूस कर पा रहे हैं? इसका मैग्नीट्यूड हमेशा एम ई ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। हम देख रहे हैं कि इस फोर्स का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, हमको हॉरिजॉन्टल वाले वाइब्रेशंस देख रहे थे तो हम हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना नजर आ रहा है बेटे आपको? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस फोर्स का हमको इधर नजर आ रहा है, दिस कितना हो जाएगा? एम ई ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। मान लो हमने ये कॉस थीटा, थीटा को हम ओमेगा टी लिख सकते हैं, बोलो हाँ, दिस थीटा इज ओमेगा टी। बात समझ में आ रही है? हम ये फोर्स लिख रहा है। अब तुम इमेजिन करो कि ये जो फोर्स का कंपोनेंट लिया है डिफरेंट डिफरेंट थीटा पर, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कभी आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बहुत ध्यान से समझना, बहुत 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 ध्यान से समझना सर, इसका मैं अब फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं आपको इधर से। ये व्हाइट कलर की लाइन हमने एज एन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की है ना। कंपोनेंट हम किधर देख रहे थे सर? कंपोनेंट आप देख रहे हैं इस लाइन में इधर पे। तो कभी ये कंपोनेंट आपको
जिस समय थीटा की वैल्यू 0 रही होगी तो आपको ये मैक्सिमम दिखाई पड़ रहा होगा। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा बिल्कुल कॉस वाला ग्राफ आपको फॉलो होता हुआ दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल कॉस वाला ग्राफ, बिल्कुल कॉस वाला ग्राफ। धीरे धीरे से मैग्नीट्यूड कम होते होते 0 हो जाएगा एक लिमिट के बाद, जैसे जैसे आपका थीटा चेंज हो रहा है। जिस समय थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी आपका फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है। क्यों? क्योंकि अभी आपकी बॉडी कहां पहुंच चुकी है सर? बॉडी यहां पहुंच चुकी है, पूरा का पूरा फोर्स इधर है, तो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट कितना हो गया सर? 0 हो गया। फिर उसके बाद बॉडी आपकी इधर आ गई, इधर आ गई, इधर आ गई, इधर आ गई। तो जिस समय बॉडी इधर पे आई होगी तो हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस मैक्सिमम हो गए होंगे, 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ सर। फिर इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, ये लो मैक्सिमम हो गए। फिर बॉडी जब यहां से नीचे पहुंच रही है, जिस मोमेंट पे ये इधर पहुंच जाएगी फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे, कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में फिर से 0 हो जाएगा। अब ये फिर से डिक्रीज होना शुरू करता है, समथिंग लाइक दिस, 0 हो गया। तो आपका जो फोर्स है एक्चुअल में वो कुछ इस तरीके का ग्राफ फॉलो कर रहा होगा। बोलो हाँ। अरे यार कॉस की तरह है। तो फोर्सेस कभी हमको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख रहा है हॉरिजॉन्टल में, अगर मैं हॉरिजॉन्टल में देख रहा हूं तो कभी फोर्स हमको इधर दिख रहा है, कम होते होते इसकी वैल्यू कभी 0 होगी, फिर ये इधर की तरफ बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते इसकी वैल्यू कुछ मैक्सिमम होगी, फिर ये धीरे धीरे 0 होगा और फिर अपोजिट बढ़ना शुरू करेगा, इधर बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो हॉरिजॉन्टल, व्हेन आई से हॉरिजॉन्टल में फोर्स, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब मैं गारंटी थोड़ी ले रहा हूं कि ये इस डायरेक्शन में ही है, ये किधर भी हो सकता है। उसका मैग्नीट्यूड कितना है हॉरिजॉन्टल में, ये राइट में है लेफ्ट में है, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आप किस थीटा की बात कर रहा है। एंड दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर बेटा। ये बात तो मैंने आपसे बोल दी कि जस्ट एक्सप्रेशन था तो मैंने नीचे के डायरेक्शन में लिख दिया है, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। साइन की वैल्यूज डिसाइड करेंगी कि ये फोर्स कब 0 हो रहा है। बिल्कुल जैसे साइन फ्लक्चुएट करता है ना, वैसे ही फ्लक्चुएशन करता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है, ये बात तो हमने रोटेशन के लिए बोल दी। सिमिलर बातें आप लोग रेसिप्रोकेटिंग मासेस के लिए भी बोलते हैं कि सर जब कोई मास रेसिप्रोकेट करता है इसकी वजह से जो अनबैलेंस फोर्सेस आते हैं, अगेन मैं इसको अभी आपको डेराइव करके नहीं दिखाऊंगा, अदरवाइज इट विल जस्ट हमारा टाइम का नुकसान ही होगा। ये फ्रेम है, ये कोई एम डैश का मास है, आर क्रैंक की रेडियस है, ओमेगा वेलोसिटी से अगर आप घूम रहे हैं तो यहां पर जो अनबैलेंस फोर्सेस आते हैं वो ये दिखाई पड़ रहे हैं आपको, लाइन ऑफ स्ट्रोक में दिखाई पड़ते हैं। यहां पर जो एक्सप्रेशन आता है ये होते हैं फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस। और इस अनबैलेंस फोर्स को आप एफ नॉट एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा बोले या ओमेगा टी बोले एक ही बात है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज होगी ये रहेगा हमेशा इसी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में ही। थीटा की वैल्यूज के अकॉर्डिंग इसका मैग्नीट्यूड कम होते होते 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा, फिर कम होते होते 0, फिर इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, एंड सो ऑन इट इज गोइंग टू वैरी। तो इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस, रेसिप्रोकेटिंग जो अनबैलेंस होता है इसका डायरेक्शन इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, डायरेक्शन इज कांस्टेंट, ये रहेगा हमेशा हॉरिजॉन्टल में ही, बट इसका मैग्नीट्यूड ये चेंज होता रहता है। बात समझ में आ रही है? अल्टीमेटली हम फोर्सेस का किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट ही ले रहे हैं। रेसिप्रोकेटिंग मासेस की वजह से बात कर रहे हैं तो सर ये तो रहता ही एक डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, ये तो है ही है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। हाँ, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो फिर आपने किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट ले रखा है विच इज एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी समथिंग। वर्टिकल लोगे तो गुरु जो बातें कॉस के टर्म्स में आएंगी वो साइन के टर्म्स में आ जाएंगी यार। बात समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है, ये एक्सप्रेशन हम लोगों को मिल गया है। अब इस एक्सप्रेशन के सोल्यूशन क्या है वो हम लोगों को निकालने हैं। सोल्यूशन को देख करके हम लोग फर्दर कुछ बातें कर पाएंगे बेटा यहां पर।
ठीक है ना। सोल्यूशन को देख करके हम लोग कुछ बातें यहां पर कर पाएंगे। और सारे बच्चों को मालूम है कि इस तरीके का एक्सप्रेशन सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स डबल डॉट, एक्स डॉट वाला टर्म भी है, एक्स भी है, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इधर पे जीरो होता तो हम लोग पहले अभी सॉल्व कर चुके हैं डैम्ड वाइब्रेशन में, कैसे सॉल्व किया जाता है, वी हैव गॉट द आंसर। लेकिन यहां पर अब जीरो नहीं है, यहां पर यू हैव सम नॉन जीरो टर्म। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके आंसर जब आप सॉल्व करोगे तो सोल्यूशन x विल बी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस तरीके से आपको चीजें सॉल्व करनी होती हैं। पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालोगे, फिर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे, और दोनों का समेशन विल डिसाइड कि यहां पर क्या रिजल्ट होने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन सर, ये जो इक्वेशन आपके सामने आई है, इसके जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से आएंगे कि x इज इक्वल टू अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं सर? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आप बोलते हो हाउ डू वी कैलकुलेट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला पार्ट। सर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाता है सर, ये निकालने के लिए आप बोलते हो इधर वाले टर्म को जीरो इमेजिन कर लें, एक्स डबल डॉट प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एक्स डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा, और इसको हम लोग सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हैं। डैम्ड वाइब्रेशन में यही इक्वेशन तो सॉल्व की थी, तो इसके जो सोल्यूशन आता है हमको पता है। मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख दूं यहां पर, डायरेक्टली रिजल्ट लिख दें सर? ये सोल्यूशन आता था x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स ई रेश टू द पावर माइनस का जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी प्लस 5। यही तो एक्सप्रेशन आए थे कल, कल जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो यही तो एक्सप्रेशन आए थे। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आता है ये हमको पता चल गया है सर, ये आते हैं। और हाउ डू वी कैलकुलेट पर्टिकुलर इंटीग्रल? पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आप बोलते हो, केयरफुल, हाउ डू वी कैलकुलेट पर्टिकुलर इंटीग्रल? लेट मी राइट हियर। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आप बोलते हो कि सर एक्स डबल डॉट प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एक्स डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी। इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता था? आप बोलते थे पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और अगर ये सोल्यूशन है तो मैं x की वैल्यू, x डॉट की वैल्यू, x डबल डॉट की वैल्यू यहां पर रखूंगा तो ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, और फिर यहां से आप लोगों को x का कुछ वैल्यू मिलता है, दैट विल बी कॉल्ड एज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। मैथमेटिक्स है सिंपल, हम लोगों ने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ रखा है। लेट दिस इज सोल्यूशन, और अगर ये सोल्यूशन है तो फिर x, x डॉट, x डबल डॉट, ये सारी वैल्यूज हम यहां पर रखेंगे। x का कुछ वैल्यू हम लोगों को मिलेगा, यहां से भी x का कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस ये वैल्यू दोनों ऐड करेंगे तब जाकर के हमको सोल्यूशन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, टाइम हो रहा है, तो डिनर के लिए हम लोग रुकते हैं। डिनर के बाद जब हम लोग मिलेंगे ना तो फिर इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा। नहीं नहीं नहीं, यहां नहीं लिखना, एफ नॉट को आप एफ नॉट लिखा रहने दें। एम ई ओमेगा स्क्वायर, एम एम डैश ई ओमेगा स्क्वायर, एम डैश आर ओमेगा स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। और अब तक सारे बच्चों को एक बात और समझ में आ गई है, ये बार बार मैंने यहां पर जो मैंने एम डैश चेंज करके लिखा था, क्यों लिखा था? इसलिए लिखा था कि एम डैश इज दैट पार्ट जिसकी वजह से अनबैलेंस फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, लेकिन जिस बॉडी की हम लोग मोशन की स्टडी कर रहे हैं उसको मैं मास एम से डिनोट कर रहा हूं।
कूलर का वाइब्रेशन देख रहे हैं ना, कूलर का मास m है, जिस बॉडी का मोशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो m है, अंदर जो चीजें डिस्टर्बेंस प्रोवाइड कर रही हैं वो m डैश है। यस, डी ऑपरेटर विल कम हेयर। एम ई ओमेगा स्क्वायर डिराइव कर दो सर, उसमें क्या डिराइव करने की जरूरत है? जो आप बोल रहे हो एक बार उसको अपने हाथों से लिख करके देखने की कोशिश करो, आप समझ जाओगे। ये पूछने की हमसे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो लेट्स स्टॉप हेयर। ब्रेक के बाद हम लोग मिलते हैं बेटे, ठीक 9:30 बजे। 9:30 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, फटाफट से जाओ, डिनर करो, डिनर के बाद मिलते हैं हम लोग। उसके बाद फिर देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है। मैथमेटिक्स से डरने की जरूरत नहीं, मैथमेटिक्स तो एक छोटा सा पार्ट है। उसके बाद जब हम चीजों को फिजिकल समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, तब आप लोगों को चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, शार्प 9:30 वी विल स्टार्ट।